तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था पूरा क्लैन का किंग कार्लो हाथ के ऊपर चैंगफेंग और उसके साथियों के साथ फाइट कर रहा था, जबकि मंकी मारे जाओ को बताता है यहाँ पर खड़े रहकर फाइट को देखना बंद करो, बल्कि मून के रूम की तरफ चलो, वहाँ पर भी कोई घुस गया है। यहाँ पर दो लोग हैं, शूरा क्लैन से दो लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा शाओ जल्दी से भागता हुआ मून के रूम की तरफ जाता है और कहता है लगता है कि ये शूरा डीमंस यहाँ पर मून को लेने के लिए आए होंगे, क्योंकि वाकई में मून की बॉडी के अंदर शूरा ब्लड लाइन की पावर है। हमारा शाओ जल्दी से भागता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है तो उसे रूम के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही होती है। उसी वक्त वो दीवार टूट जाती है, वहाँ पर जो दरवाजा होता है वो टूट जाता है और उसके सामने से एक शूरा डीमन बाहर निकलता है। शूरा डीमन ने ये मून को अपने कंधे के ऊपर उठा रखा होता है। हमारी मून जब शाओ की तरफ देखती है तो वो उसे कहती है शाओ प्लीज मुझे बचा लो। इस बंदे ने मून को उठाया होता है, वो हमारे शाओ से कहता है ये लड़की वाकई में हमारे शूरा क्लैन की सेंडर्स है और हम लोग इसे अपने शूरा क्लैन में वापस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शूरा गार्ड ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की है। चलाकर उसे कहता है मून क्या तुम ठीक हो? मून उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाओ, ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, प्लीज इन्हें मुझे अपने साथ लेकर जाने मत दो, मुझे नहीं जाना। शाओ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। शाओ के साथ साथ मंकी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मंकी जंप करते हुए जब अपने मुंह के अंदर से अपनी फायर बॉल को थूकता है तो वो फायर बॉल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। शूरा डीमन भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है तुम तो एक फायर मंकी किंग हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो अपने सामने एक बड़ी सी डार्क मिस्ट गेट बना लेता है जो कि एक पावरफुल गेट होता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम्हारी फायर अब इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको। तो मंकी के अटैक करने के बाद हमारा शाओ अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने किंग स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन कहता है लड़की चाहे तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम लोग यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो? चलो देखते हैं कि तुम मेरी फिस्ट को भी सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। वो अपने फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करता है। शूरा डीमन हमारे शाओ की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है कि वो अपनी पंच को दूर से उसकी तरफ करता है तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा शाओ उड़ता हुआ पीछे वाली जाकर दीवार के साथ टकराता है और दीवार के साथ टकराने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कि मून दूर से चिल्ला कर उसे कह रही होती है जाओ शुई क्या तुम ठीक हो? कि भागते हुए हमारे शाओ के पास आता है और उसे कहता है जल्दी से होश में आ जाओ, वो उसे अपने साथ लेकर जा रही है। तो हमारे शाओ को होश आती है, वो सामने देखता है शूरा डीमन मून को अपने साथ उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। शाओ कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस शूरा डीमन ने मून को उठा रखा होता है वो उसे कहता है सेंडर्स प्लीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे इतने जोर का पंच नहीं मारा, वो अभी तक जिंदा है। साथ ही वो कार्लो से कहता है कार्लो चलो यहाँ से चलते हैं। कार्लो से कहता है क्या तुमने वो कर दिया? क्या हमें वो सेंडर्स मिल गई? चलो फिर ठीक है यहाँ से चलते हैं। फेंग उसे कहता है तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, हम लोग तुम्हें अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाने नहीं देंगे। और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्लो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो ये सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही कार्लो वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसी वक्त एक लड़का पीछे से तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कार्लो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखता है, उसके खोपड़ी को उसके अपने हाथ में पकड़ लेता है। उन लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फिर से मेरे ऊपर अटैक करके मुझे रोकने की? है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो उसने जिस लड़की को उसकी खोपड़ी से पकड़ा होता है वो साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उस बेचारे का सर पिचका देता है। तो कार्लो ने यहाँ पर उनमें से एक को मार दिया है। देखकर चैंगफेंग और उसका साथी दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो कहता है लिनफेंग इसने कैसे लिनफेंग को मार दिया? इस वक्त वो दूसरा बंदा मून को अपने साथ लेकर जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर आ जाता है। कार्लो उन लोगों से कहता है चलो ठीक है अब तुम सभी लोगों को गुड बाय बोलते हैं। तो निकोलस लॉन्ग के वापस आने के बाद उसे मेरी तरफ से हेलो बोलना और उसे बताना कि मुझे लॉन्ग फैमिली में आकर बहुत ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ ही वो दोनों शूरा डीमंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। चैंगफेंग और उसका साथी वहाँ पर अपने साथी के मरने की वजह से काफी गुस्से में होते हैं। वो उनका पीछा करने लगते हैं। तो उसी वक्त अंकल बाहर आ जाते हैं। अंकल उनसे कहते हैं चैंगफेंग तुम्हें उन लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, तो जाकर अपने सारे इननेट जान लेवल के जितने भी वॉरियर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करो। लगता है कि हमें शूरा डीमंस के खिलाफ फाइट करना पड़ेगी अपनी मून को वापस लाने के लिए। उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर। वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती है अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए। फिर अंकल कहते हैं जाओ जल्दी से जाकर जाओ शुई को चेक करो, उसे भी लगता है चोट लगी है। वो लोग भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं ताकि वो उसका ख्याल रख सके। नेक्स्ट सीन में जब हमारे जाओ शुई को होश आती है वो जबरदस्त चीख मारता चिल्लाकर कहता है मून तुम कहाँ पर हो? मैं मून को जाने नहीं दूंगा। उसकी मॉम उसके पास बैठी होती है, उसे कहती है बेटा जहाँ पर ज्यादा हरकत मत करो, तुम्हें चोट लगी है। अंकल उसे कहते हैं हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही सीरियस इंजरीज थी, पिछले 3 दिन से यहाँ पर कोमा में पड़े हुए थे, आज तुम्हें फाइनली होश आ ही गई। तो यहाँ उठकर सबसे पहले अपने अंकल से पूछता अंकल मून कहाँ पर है? उसके अंकल उसे कहते हैं मून को शूरा क्लैन के लोग अपने साथ ले गए हैं। उस दिन जो बंदा यहाँ पर आया था शूरा क्लैन की तरफ से वो शूरा क्लैन का किंग था, उसका नाम कार्लो था। साथ ही अंकल गुस्से के साथ कहते हैं बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि शूरा क्लैन का किंग यहाँ पर आया था और हमारी प्रिंसेस को ले गया है। बाहर शहर में कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं हमारी फैमिली का शूरा क्लैन के मेंबर्स के साथ कुछ लेना देना है जिसकी वजह से वो मून को उठाकर ले गए हैं। शाओ सोच रहा होता है लगता है कि अंकल को इस बारे में नहीं पता कि मून की बॉडी के अंदर शूरा क्लैन की हाफ ब्लड लाइन की पावर है। अंकल कहते हैं मून हमारी फैमिली की इकलौती बेटी है, सभी लोगों को क्या लगता है कि वो इस तरह की घटिया बातें करके हम सभी
के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। लगता है कि मून को शूरा किंग इसलिए अपने साथ उठाकर ले गया होगा ताकि वो निकोलस लॉन्ग के खिलाफ फाइट में अपनी जीत हासिल कर सके, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करेगा। पता है कि तुम्हारे ससुर जी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से वो उनकी आर्मी को वापस भेजने के लिए उन्हें मजबूर कर सकता है। तो जाओ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। ये बात हमारा जाओ अपने रूम में वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वो कहता है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन फार्मूला है, ड्रैगन फार्मूला की मदद से मैं मेडिसिन को बड़ी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ और मेरी डीमन ब्लड लाइन की वजह से मैं अपनी बॉडी को जल्दी से हील कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं मून को बचाने के लिए जा सकूं। मुझे अपनी ब्लड लाइन की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं मून को बचा सकूं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बहुत सारी ऐसे काम है जिसे मुझे हैंडल करना है। दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान होंगे, मुझे सबसे पहले उनसे जाकर मिलना होगा। तो हमारा जाओ लॉन्ग फैमिली से बाहर आता है, वो अपने दोस्तों के पास वापस आता है। तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोग तो तुम्हारे लिए पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें पता चला कि तुम्हारी फैमिली में क्या हुआ, शूरा क्लैन के लोगों ने तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया था। हम लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली में कुछ मुश्किल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे फैमिली में ही रुकना पड़ा। साथ ही जाओ मोटू से कहता है मोटू ये बताओ कि तुम्हें मैंने जो काम दिया था एक घर ढूंढने का, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? मोटू से कहता हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे घर ढूंढे हैं, तुम उनमें से किसी अपने लिए बेहतर को चूज कर सकते हो। जाओ कहता चलो फिर ठीक है चल के देखते हैं। जाओ कोई घर पसंद आता है, वो लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा जाओ कहता है ये वाला घर काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मॉम और मी दोनों यहाँ पर रह सकते हैं, उनके रहने के लिए जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। उसी वक्त मी भी उसके पास आती है। तो जाओ उसे कहता है मी तुम यहाँ पर मेरी मॉम के साथ जगह के ऊपर रह सकती हो, ये जगह तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं तुम्हारी डीमन पावर्स को सप्रेस करने के लिए भी कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। तो मी उसके पास आती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान हूँ कि तुम्हारी मॉम भी मेरे साथ रहने वाली है, पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने तुम्हारी मॉम को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या होगा। जाओ आगे बढ़ता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें इस बारे में सोच सोच कर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम एक अपशगुनी वाली लड़की हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड लक ही आएगा, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मेरी मॉम के साथ यहाँ पर रहो और बहुत ज्यादा खुश रहना। तो हमारा जाओ वहाँ से चला जाता है और कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सोच रही होती है, मी कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एक नया घर देने के लिए। मी आज के बाद से इस बात का वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा तुम्हारी साइड के ऊपर खड़ी रहूंगी। सभी लोग बाजार में चलते हुए जा रहे होते हैं। जाओ मोटू से कहता है मोटू मेरी मॉम और मी ये दोनों इसी घर में रहने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों का पूरा ख्याल रखना, इन लोगों को तुम्हारे भरोसे पर यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो मोटू से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तक मैं जहाँ पर हूँ तो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम्हारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये लोग इस घर में बहुत ही सुकून से रहेंगे। हमारा यहाँ से कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। फिर साथ ही उसे कहता है हम लोग बाजार में, क्या मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई इंपीरियल स्टोन स्टोर है या नहीं। मोटू से कहता है क्या तुम यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग करना चाहते हो? हाँ यहाँ पर एक स्टोन तो है। मोटू से कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें वहाँ पर जाकर स्टोन्स के ऊपर गैम्बल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गैम्बलर्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ से स्टोन्स खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही निकलता है, उनके अंदर से कोई भी जान स्टोन नहीं निकल पाता। जाओ से कहता है ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो फिर ठीक है उसी स्टोर पर चलते हैं जाकर गैम्बलिंग करते हैं। साथ ही हमारा शाह सोच रहा होता है मैंने इस टेक्निक को मास्टर किया है जो कि मुझे उस केव के अंदर से मिली थी, जिससे मैं जान स्टोन्स को पहचान सकता हूँ। इसका नाम जान सीकिंग स्किल है, अगर मैंने उसको ठीक से मास्टर किया है तो उसे ट्राई करने का वक्त आ चुका है। ये सभी लोग इंपीरियल स्टोन स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, सभी लोग यहाँ पर आकर अपने लिए पत्थर ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग जहाँ से पत्थर खरीदते हैं और इसके बेस के ऊपर कि शायद उन्हें पत्थर के अंदर से कोई जान स्टोन मिल जाए। ये लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। फी चैंग और उसके साथ क्लाउड वो दोनों ही पत्थरों को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ये सारे के सारे तो पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। मोटू भी वहाँ पर एक पत्थर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है ये सारे पत्थर ही पत्थर है। मोटू हमारे जाओ से कहता है ब्रदर हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे का सारा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं उनमें से अगर 10 में से एक उठाओगे तो शायद उसमें से कोई जान स्टोन निकल आए। यहाँ पर जान स्टोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने वो सारे पत्थर रखे होते हैं जिनके अंदर जान स्टोन निकलने के चांसेस हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस ज्यादा हाई है। तो चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। हमारा जाओ से कहता है नहीं हमें यहीं पर रुककर इनमें से जान स्टोन ढूंढना होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना। जाओ सोच रहा होता है मेरे इस जान सीकिंग स्किल को मास्टर करने के लिए ये वाला फ्लोर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से मैं कोई दूसरा स्टोन उठा भी लेता हूँ जिसके अंदर स्टोन नहीं निकलेगा, जान स्टोन नहीं निकलेगा, तो उसकी कीमत इतनी हाई नहीं होगी। पीछे एक पत्थर उठाता है और क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ब्रो यहाँ पर वाकई में स्पिरिट स्टोन्स हासिल करने के लिए आया है? मुझे तो यहाँ पर इन पत्थरों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, बाहर माउंटेन के ऊपर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पत्थर है और यहाँ पर भी ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। क्लाउड से कहता है फी चैंग लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे 6 ईयर को भूल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो एक फायर स्पिरिट मंकी है और वो किसी भी पत्थर को देखकर पहचान सकता है कि उसके अंदर जान स्टोन है। चैंग उसकी बात सुनते ही कहता हाँ मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। वो यहाँ पर हमें पत्थरों को बताएगा कि इसके अंदर स्पिरिट स्टोन है, हम सारे के सारे पत्थरों को खरीद लेंगे। शुरुआत में
मोटू एक पत्थर को उठाता है और उससे कहता है ब्रदर जाओ यहाँ पर आओ, इस पत्थर को जरा चेक करो। जाओ आगे बढ़ता है, उस पत्थर को उठाता है और कहता है पत्थर के टेक्सचर को देखकर तो लगता है कि ये काफी ज्यादा पुराना है, कम से कम 3000 साल पुराना तो जरूर होगा, लेकिन हमें इस पत्थर की और ज्यादा डीपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। फिर इसके बाद हमें पता चल सकेगा कि इसके अंदर कोई जानस्टोन है भी या नहीं। उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, एक लड़का उसे कहता है लगता है कि इंपीरियल सिटी का कोई बेवकूफ लड़का यहाँ पर आकर इन स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग करना चाहता है। ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। और सभी लड़कों में एक तो चुन लैनफेंग होती है और उसके साथ इसका कजन लिन जाओ होता है और उनके साथ एक प्रिंस होता है जिसका नाम UVZ होता है और उसके साथ जैक जू होता है। जैक उसे कहता है योर हाइनेस आप यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई इडियट नहीं है बल्कि ये सभी लोगों के सामने इस तरह बिहेव करता है कि ये एक बेवकूफ है, इसके पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो तो सभी लोगों को ये दिखा देता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। लिन जाओ उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस तरह के इंसान को पहले कभी नहीं देखा, ये पिछले कई सालों से हमारी फैमिली में रह रहा था लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसके पास कल्टीवेशन की पावर है। फीचैंग गुस्से के साथ उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग अपनी औकात में रहो, यहाँ पर इस तरह की बढ़िया बातें नहीं कर सकते। मोटू फीचैंग को रोक देता और कहता है जरा रुको, तुम्हें इन सभी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली UVZ। वो उसे कहता है तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। कि जैक उसे कहता है हम लोग इस वक्त इंपीरियल स्टोन स्टोर में है, तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सभी लोग अपनी फोर्स को यूज नहीं कर सकते, अपनी स्पिरिट एनर्जी को वापस लो। जाओ अपनी स्पिरिट एनर्जी को वापस लेता है, उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के खिलाफ मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तुम सभी लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली बैकग्राउंड की पावर को यूज करते हुए दूसरे लोगों को बुली कर रहे हो। UVZ उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर हमारे खिलाफ इस तरह की बात कैसे की कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली बैकग्राउंड को यूज कर रहे हैं। पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है तुम सभी लोगों से कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर तुम्हें फेस दे रहा हूँ क्योंकि तुम रॉयल फैमिली के एक मेंबर हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा भी कर सकता हूँ। और जैसे वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है वो उसे कहता है आप यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश मत करो वरना बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया। जाओ जब घूर कर गुस्से के हिसाब से ये वाली बात करता है प्रिंस को भी पता चल जाता है कि ये लड़का यहाँ पर वाकई में सीरियस है। लिन जाओ उसे कहता है हमारे हाइनेस हम लोग तो यहाँ पर इन स्टोन्स को खरीदने के लिए आए, हम लोग यहाँ पर गैम्बलिंग के लिए आए, हमें इस लड़की के साथ यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, छोड़े इसको, हमें इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात सुनने के बाद जैक आगे बढ़ता है, हमारे जाओ से कहता है जाओ तुम कहाँ पर जा रही हो, हम लोग यहाँ पर एक और तरह की बैटल कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में स्टोन पर गैम्बलिंग करें। और उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग कर सकते हैं, ये कैसे होगा। उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग भी की जा सकती है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स तुम्हें देने को तैयार हूँ। हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन यहाँ पर पत्थर के अंदर से जान स्टोन निकाल पाता है, अगर तुम जान स्टोन निकाल पाए तो 1 लाख कॉइन्स तुम्हारे हो गए, वरना 1 लाख कॉइन्स तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे और साथ में तुम्हारे सारे पत्थर भी मेरे होंगे। ये बताओ क्या तुम यहाँ पर ये बेट लगाना चाहोगे। जाओ से कहते चलो फिर ठीक है, और ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर रूल्स को सेटअप करते हैं। वो लोग कहते हैं तो रूल यहाँ पर ये होगा कि दोनों साइड्स पर से हम लोग 3 पत्थर को चूज करेंगे, 3 पत्थर चूज करने के बाद हम उन्हें काटेंगे और उनके अंदर से जान स्टोन निकालेंगे, जिसके पास ज्यादा जान स्टोन्स निकलेंगे वही इस गेम को जीतेगा और उसे 1 लाख कॉइन्स मिलेंगे और दूसरे के सारे जान स्टोन्स भी मिलेंगे। हमारा जाओ से कहता है ठीक है मुझे ये रूल एक्सेप्ट है, और वो लोग वहाँ पर पत्थर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जाओ वहाँ पर अपने लिए पत्थर ढूंढ रहा होता है, तो वो बाकी के सभी लोग अपने लिए पत्थर ढूंढ रहे होते हैं। हमारे जाओ को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है, जाओ कहता है लगता है इस पत्थर के अंदर जान स्टोन है। उसी वक्त भागता हुआ वहाँ पर आता है और ओनर से कहता है मुझे ये वाला स्टोन चाहिए, और वो उस पत्थर को खरीद लेता है। जो रिसेप्शन वाला बंदा आता है वो उस पत्थर को उठाता है और कहता है सर आपका टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा और नजर भी तेज है, मुझे लगता है कि इसमें से 100% चांस है पत्थर निकलने के, इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन जरूर निकलेगा। क्लाउड उस बंदे से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे ब्रो ने पहले इस पत्थर को देखा था, उसने इसे पहले चूज किया, तुम इसे कैसे दे सकते हो। उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में नहीं पता, जो यहाँ पर पत्थर की कीमत पहले देखा वो पत्थर उसी का होगा, पहले इसको अगर मैंने खरीदा है तो ये मेरा है, तो जाओ जाकर अपने लिए कुछ और ढूंढो। तो क्लाउड इस बात से गुस्सा होता है, लेकिन जाओ से कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, हमें यहाँ पर से और पत्थर ढूंढने होंगे। तू कहता है वो पत्थर यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट था, मुझे पहले इस पत्थर के लिए पे कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो पत्थर तो उनके पास चला गया है। हमारा जाओ कहता है अब शांत भी हो जाओ, हो सकता है कि उस स्टोन के अंदर से कोई भी जान स्टोन ना निकले, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि उसके अंदर कोई भी जान स्टोन नहीं है। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है मैं यहाँ पर काफी अरसे से जान सीकिंग स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैंने इसको काफी हद तक मास्टर किया है, जैसे मैं यहाँ पर इन जान स्टोन को ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर गैम्बल कर सकूं कि किसी स्टोन के अंदर से जान स्टोन निकलेगा या नहीं। मुझे लगता है कि उस लड़के ने जो पत्थर मेरे पास से खरीदा है वो पत्थर वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होल्स है, उसके अंदर से कोई भी जान स्टोन नहीं निकलने वाला। जाओ कहता है उस केव के अंदर से मुझे जो मैनुअल मिला था उसके अंदर जो स्किल लिखा हुआ था उसके मुताबिक मैं अगर अपने लिए कोई जान स्टोन ढूंढना है तो हमें
पहले पत्थर की डेट को देखना होगा। पहले हमें देखना होगा कि पत्थर कितना ज्यादा पुराना है, उसके टेक्सचर और उसकी शेप को देखना होगा, क्या वाकई में उसके अंदर एक पत्थर शेप ले सकता है या नहीं। सारे के सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद ही हमें यहाँ पर एक जॉनस्टोन वाला पत्थर मिल सकता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एलिमेंट इस पत्थर में नहीं होगा तो फिर हमें जॉनस्टोन नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैट पत्थर होता है। शाह उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस पत्थर के अंदर से मुझे एक स्टोन मिल सकता है। वो उनसे कहता है, मुझे ये वाला स्टोन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ये वाला पत्थर बाई कर देता हूँ। जबकि मोटू से कहता है, ब्रो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये वाला पत्थर नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट है और ऊपर से फ्लैट भी है। तुम्हें क्या लगता है कि इसको काटने के बाद इसके अंदर से कोई पत्थर निकलेगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही चांसेस है, हमें सिर्फ 3 पत्थर ढूंढने हैं, इसलिए इसको रहने दो, कोई और पत्थर देख लो। टाउन और फीत जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उस बड़े पत्थर को उठा लेते हैं और उसे कहते हैं, जैकोब तुम्हें यहाँ पर हमारे ब्रदर के ऊपर भरोसा करना होगा। के बाद हमारा शाओ कहता है, चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे पत्थर फेंके हुए हैं। मोटू से कहता है, नहीं ब्रो तुम कर क्या रहे हो, वहाँ पर तो सारे का सारा कचरा पड़ा हुआ है, यानी कि वो सारे पत्थर बेकार है, उनके अंदर जॉनस्टोन होने के चांसेस 0 है, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर कचरे में फेंका गया है। हम कहता है, अच्छा ठीक है मुझे चेक तो करने दो। हम लोग यहाँ पर कचरे में से कोई पत्थर सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो शाह और मोटू दोनों ही वहाँ पर उस कचरे के पास चले जाते हैं, जबकि जैक वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये लड़का तो वाकई में बिल्कुल पागल हो गया है, ये वहाँ पर कचरे में से जॉनस्टोन निकालने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या लगता है कि इसे पत्थरों में से कोई जॉनस्टोन मिलेगा। तो लिन शाओ से कहता है, ब्रदर जैक क्यों ना हम लोग यहाँ पर किसी से कहकर सेकंड फ्लोर से कुछ पत्थर मंगवा लेते हैं, उनके पास तो कम से कम 50% चांसेस होते हैं उन पत्थरों के अंदर से जॉनस्टोन निकलने के, हम लोग आसानी से शर्ट को जीत लेंगे। उसे कहता है, नहीं सबकी जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से पत्थर निकाल लेंगे। हमारा शाओ दूसरी तरफ उस कचरे में से काफी सारे पत्थर निकाल कर एक ढेर लगा लेता और कहता है, मुझे ये सारे के सारे पीसेस चाहिए। जैकब उसे कहता है, तुम कर क्या रहे हो, इतने सारे पीसेस क्यों चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही चाहिए थे और तुमने कचरे में से इतने पीसेस कैसे निकाल लिए हैं। तो कहता है, मुझे पता है, चलो ठीक है इन सभी के सभी को उठा लो, हम इन सारे पीसेस में से 3 पीसेस को निकाल सकते हैं, कोई भी 30 उठा लो, उन तीनों को वहाँ पर जाकर डेस्क के ऊपर रखो, उन्हें शर्ट के लिए यूज करेंगे। इसके बाद वो 3 पत्थर अपने सामने लाकर रख देते हैं और उनके सेंटर में जो रेफरी होता है, जो कि स्टोर का रिसेप्शन वाला है, वो उनके सेंटर में खड़ा होता है। प्रिंस हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लड़के तुम लोग वाकई में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम वाकई में यहाँ पर इन तीनों पत्थरों को रखने वाले हो, क्या तुम इन तीनों पत्थरों के ऊपर बैट करने वाले हो, तुम्हें 1 लाख कॉइंस देने पड़ेंगे। शाओ से कहता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर पहले पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट करें। रिसेप्शन वाला बंदा कहता है, हाँ क्यों नहीं, पहले हम लोग यहाँ पर जैक के पत्थरों को तोड़ते हैं। तो वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, जैक के एक पत्थर को तोड़ता है, जैसे ही वो उस पत्थर को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही शाइनिंग सा जॉनस्टोन निकलता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो हमारे पहले पत्थर के अंदर से एक जॉनस्टोन निकल आया है। फिर वो रिसेप्शन वाला बाकी के दोनों स्टोन्स को भी तोड़ देता है। तो तीनों स्टोन्स को तोड़ने के बाद उनके पत्थरों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉनस्टोन निकलता है। तो जैक उसे कहता है, देखा मेरे 3 पत्थरों में से सिर्फ एक स्टोन निकला है, ये एक वाला स्टोन भी 1 लाख गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा महंगा है। इसका मतलब ये है कि एक स्टोन निकलना भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं निकलने वाला। चलो अब तुम्हारी बारी है, देख देंगे तुम्हारे पत्थरों के अंदर से क्या निकलता है। प्रिंस भी उसे कहता है, तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए, 1 लाख कॉइन हमें दो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पत्थरों के अंदर से तो कचरा ही निकलेगा। चुनलैन भी उसे कहती है, मुझे भी ऐसे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी हार मान लेनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर इन पत्थरों को तोड़ने के बाद इनके अंदर से क्रिस्टल नहीं निकला तो फिर तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। रिसेप्शन वाला बंदा भी कहता है, तुम इन सारे पत्थरों को कचरे में से उठाकर लाए हो, मैंने काली इन सभी को काटा था, इनमें से कोई भी पत्थर नहीं निकला था, इसी वजह से मैंने इन्हें कचरे में फेंका था, तुम्हें अभी यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। जाओ उसे कहता है, क्यों नहीं, चलो जल्दी से इनको जहाँ पर तोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ इनको तोड़ो उसके बाद देखते हैं कि इनमें से क्या निकलता है। और रिसेप्शन वाला बंदा वहाँ पर अपने नाइफ को यूज करते हुए पहले वाले पत्थर को तोड़ता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें कहा था ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकला, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी इंसल्ट करवा रहे हो। वहाँ पर जोर जोर से हंस रही होती है। जाओ कहता है, जाओ रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है, तुम्हें अगले पत्थर को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने उसके अंदर जो जॉन स्टोन है उसको भी तोड़ दिया तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन हमें टॉप फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस बैठी जीतर बजा रही होती है। एक नौकरानी भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है, प्रिंसेस यहाँ पर नीचे कुछ हो रहा है। प्रिंसेस, इसका नाम रूडी जी होता है। प्रिंसेस से कहती है, प्रिंसेस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ लोग गैम्बल कर रहे हैं, गैम्बलिंग के दौरान एक लड़की के पास एक एक्सोटिक जॉन स्टोन निकला है। प्रिंसेस उसे कहती है, आखिर वो कौन से किस्म का स्टोन है, एक्सोटिक स्टोन, जाओ जाकर उससे पूछो क्या वो हमें बेचना चाहेगा। और लड़की उसे कहती है, प्रिंसेस वो वाटर जॉन स्टोन है और वो उसने स्क्रैप में से निकाला है, कचरे वाले पत्थरों में से उसने निकाला है, यानी कि उसे फ्री में पड़ा है। प्रिंसेस वहीं पास जीतर बजाना छोड़ देती है और कहती है, ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है फिलहाल उन्हें वहाँ पर गैम्बलिंग करने दो, अगर वो लोग सेकंड फ्लोर के ऊपर आते हैं तो उसके बाद मुझे आकर बताना, शायद मेरे भाई को इस सब में कोई इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट सीन में फिर से फर्स्ट फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जाओ के दूसरे पत्थर के अंदर से एक एक्सोटिक जॉन स्टोन निकलता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जैक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कचरे के अंदर से एक्सोटिक जॉन स्टोन कैसे मिल सकता है। वो कहता है, पहले पत्थर में से कोई भी स्टोन नहीं निकला था, दूसरे पत्थर में से एक्सोटिक जॉन स्टोन निकला है, लेकिन मेरा तीसरा पत्थर अभी भी बाकी है, चलो जल्दी से इसको काटो। तो रिसेप्शन वाला बंदा तीसरे पत्थर को काटता है तो उसके अंदर से भी एक बड़ा सा स्टोन निकल आता है, वो भी एक जॉन स्टोन होता है। देखकर वो और भी
सा हैरान होता है, कहता है तो इसके अंदर से एक और जान स्टोन निकल आया और जैक यहाँ पर इस शर्त को हार चुका है। वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हमारा जाओ कहता है प्लीज इसको फिनिश करो और स्टोन को बाहर निकालो। वैसे भी ये लोग तो इस शर्त को यहाँ पर हार चुके हैं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ एक शर्त लगा बैठता है। जैक के साथ एक शर्त लगाई होती है। वो 3 पत्थर रखते हैं और तीनों पत्थरों को काटते हैं और उनके अंदर से जान स्टोन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैम्बलिंग ये होती है कि जिसके पास ज्यादा स्टोन होंगे बाकी के सारे स्टोन को भी रख लेगा और साथ में हारने वाले को पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। हमारे जुंजी के तीनों पत्थरों के अंदर से 3 स्टोन्स निकल आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जुंजी यहाँ पर इस मैच को जीत जाता है। राउंड 1 इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके साथ साथ हमारा फी चैंग भी वो कहता है तुम सभी लोग तो लूजर हो और तुम्हें लगा था कि तुम लोग यहाँ पर हमसे शर्त लगाकर हमसे जीत सकते हो। इस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रिंस कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता? ये आगे बढ़ता है, प्रिंस से कहता है यंग प्रिंस आपको गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। जैक ने खुद ही यहाँ पर रूल्स को सेटअप किया था और मुझे लगता है कि आपको रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम लोगों को यहाँ पर अपनी हार को मानना पड़ेगा। कहता है ठीक है मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। फिर साथ ही जैक अपने पास से पूरे 60,000 गोल्ड कॉइन्स निकालता है। उसे कहता है ये लो पूरे 60,000 है, बाकी के 40,000 मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भिजवा दूंगा। तुम्हारा शुंजी उसके पास से वो 60,000 ले लेता है और कहता है यंग मास्टर जू तुम तो यहाँ पर इतने सारे पैसे भी नहीं रख सकते। तुम्हारे पास तो 1 लाख भी नहीं निकले और तुम यहाँ पर मुझसे गैम्बल करना चाहते थे। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पास एक आयुष साइन करके दे सकते हो। उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। यहाँ पर अगर मैं एक बार हार गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसी वक्त यंग प्रिंस आगे बढ़ता है और उसके हाथ में बाकी की 40,000 रखते हुए कहता है ये लो तुम्हारे पैसे पूरे हो गए हैं। यहाँ पर जैक की डील पूरी हुई, अब मेरे साथ एक गैम्बलिंग करो। जाओ से कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक और राउंड क्यों खेलूंगा? वो उसे कहता है हम लोग 2nd फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग ये वाला राउंड 2nd फ्लोर के ऊपर खेलने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारे साथ बैटिंग करूंगा। जाओ कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ बैटिंग करोगे? लेकिन तुम तो एक प्रिंस हो। जाओ अपने दोस्तों से कहता है तो हमने वहां से जितने भी पत्थर निकाले थे मैं चाहता हूँ कि बाकी के सारे पत्थरों को भी तुम काट लो और देखो क्या उनके अंदर से भी जान स्टोन निकलते हैं या नहीं। आउट ऑफ व्यू से कहते हैं तुम ये सब कुछ हमारे पर छोड़ दो, हम लोग इन पत्थरों को क्लियर करने के बाद ऊपर आते हैं। जैक यहाँ पर लंबी सांस लेता है क्योंकि वो यहाँ पर इस मैच को हार गया था इसी वजह से। अपने दोस्तों के साथ आगे की तरफ बढ़ता है जब ये क्लाउड पीछे से कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बात को मान लेना चाहिए कि तुम एक बेवकूफ हो और तुम कभी भी किसी के साथ बैठ करके जीत नहीं सकते। तो जैक बेचारा वहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के बाद 2nd फ्लोर के ऊपर चला आता है। ये सभी लोग जब 2nd फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर काफी सारे पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे गिने चुने पत्थर होते हैं। इनमें से स्टोन निकलने के चांसेस 70% है क्योंकि इनको मास्टर यहाँ पर जो मास्टर है उन्होंने चेक करके इन सारे पत्थरों को यहाँ पर रखा हुआ है, इसी वजह से इनकी कीमत भी यहाँ पर ज्यादा है। प्रिंस वहाँ पर आने के बाद हमारे जाओ से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 5 लाख की बैटिंग करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें 5 लाख दूंगा, बाकी के रूल्स वही रहेंगे, हम लोग 3 पत्थर चूज करेंगे। हमारा जाओ से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम एक प्रिंस हो तो तुम यहाँ पर कम से कम 1 मिलियन तो बैट करोगे, लेकिन तुमने सिर्फ 5 लाख बैट किया है। तो कहता है यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बात कर रहे हो। हाँ मैं एक प्रिंस हूँ, मैंने तुम्हारी वजह से यहाँ पर 5 लाख कहा है क्योंकि मुझे पता है कि तुम 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर 1 मिलियन की बैटिंग ही करूंगा। जाओ से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात तो सच है कि मेरे पास 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स नहीं है, मेरे लिए जैकब नैन किलिंग ये सब कुछ अरेंज कर देगा। वो जैकब से कहता है क्या तुम 1 मिलियन का बंदोबस्त कर दोगे? जबकि जैकब रोना शुरू कर देता है और कहता है ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये बैटिंग खुद कर रहा है जबकि मुझे यहाँ पर कीमत देना पड़ रही है। अगर मैं हारा तो मुझे 1 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। जाओ जैकब से कहता है रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हमें तुम्हारी इनकम का 30% हर महीने आता है, इसका 30% हर महीने डिड्यूस कर सकते हो जब तक 1 मिलियन पूरा ना हो जाए। शाह उनसे कहता है क्यों ना हम लोग इस बार जो बैट की हुई रकम है वो पहले यहाँ पर मंगवा ले, 1 मिलियन यहाँ पर ले आता हूँ और तुम भी 1 मिलियन यहाँ पर ले आओ कि पिछली बार में तुम्हारे पास पैसे पूरे नहीं थे। तो चुनलैन गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर प्रिंस से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंस यहाँ पर 1 मिलियन तुम्हें नहीं दे सकते? प्रिंस के पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर डील चेंज कर लेते हैं, अगर तुम्हारा प्रिंस यहाँ पर मुझे 1 मिलियन नहीं दे सका तो क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ मुझे पे बैक करोगी? चुनलैन ये बात सुनने के बाद से कहती है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है जाओ तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है मैं यहाँ पर तुम्हारा रेफरी बन सकता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस आ जाता है जिसका नाम जिनजुआन जी होता है। तो फर्स्ट प्रिंस वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपने स्टोर की तरफ से तुम दोनों की तरफ से 1-1 मिलियन यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, तुम में से जो भी जीतेगा उसे 1 मिलियन हम लोग देंगे, बाद में तुम लोग हमें उसके बदले में पैसे वापस कर देना। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सभी लोग उसके सामने झुकते हुए से रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंस है। फर्स्ट प्रिंस आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई से कहता है मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर बैटिंग लगाई है, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा है अगर मैं यहाँ पर रेफरी का काम करूँ? फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर रेफरी बन सकते हैं। संजीव से कहता है फर्स्ट प्रिंस मुझे इस बात से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर तुम यहाँ पर रेफरी का काम करोगे। फिर साथ ही वो फर्स्ट प्रिंस उनसे कहता है आपको पता है हमारे मिनिस्टर के जान सीकिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं यहाँ पर इनको गेम का रेफरी बनाने वाला हूँ। ये इस गेम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि किसके पास कौन से जान स्टोन्स निकल रहे हैं। हमारे पूरे स्टोन स्टोर में सिर्फ और सिर्फ एक यही
मास्टर हैं जो कि जान सीकर हैं। सुना है कि ये होली लैंड से यहाँ पर आए हैं, लेकिन असलियत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तुम लोगों को इस बात से भी कोई मसला नहीं होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर रेफरी का काम करें। तो वो दोनों ही कहते हैं नहीं, हमें इस बात से कोई मसला नहीं है। फर्स्ट प्रिंस उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम दोनों सर्चिंग को स्टार्ट कर सकते हो, जाओ जाकर अपने लिए पत्थर ढूंढ कर लाओ। प्रिंस कहता है मैं तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत बार आ चुका हूँ, मैंने पहले से यहाँ पर कुछ पत्थरों के ऊपर नजर रखी हुई है, मुझे तो अपने पत्थर मिल चुके हैं, तुम जाओ जाकर अपने लिए ढूंढ लाओ। जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर मैं अपने लिए ढूंढ लाता हूँ। हमारा जाओ वहाँ पर आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इन पत्थरों को एक फॉर्मेशन में रखा गया है और उनके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही होती है। शुनजी कहता है अपने सभी पत्थरों के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये सभी लोग एक फॉर्मेशन के अंदर रखे हुए हैं जो एक बड़ी सी फॉर्मेशन है जिसको बिग डिपर फॉर्मेशन कहते हैं। वजह से मुझे इन सारे स्टोन्स के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही है, लेकिन ये सारी जान स्टोन्स की वजह से नहीं है बल्कि इस फॉर्मेशन की वजह से है। तो फर्स्ट प्रिंस अपनी बहन के साथ खड़ा होता है और उसे कहता है क्या ये वाकई में पूरे इंपीरियल सिटी का सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान है, पर मुझे लगता है कि जो लोग इसे बेवकूफ समझते हैं वो यहाँ पर बेवकूफ है। कि बहन रूडी सीओ से कहती है ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी उसी स्कूल में जाती हूँ, यानी कि मैं भी रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट हूँ, मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ ही दिन पहले ये नो डीमन अबिस से वापस आया और वापस आने के बाद इसने रूकी किंग का टाइटल जीता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपने काफी सारे सीनियर्स को फाइट में हरा चुका है। फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मैं भी यहाँ पर देखने के लिए बेताब हूँ कि ये बड़ी सी बिग डिपर फॉर्मेशन के अंदर से कौन कौन से पत्थरों को चूज करेगा। हमारा जुंजी कहता है इस बड़ी सी बिग डिपर फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं किसी पत्थर को उठाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 7 स्टार को फॉलो करना होगा। अब क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता है तो मैं यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं हूँ। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वो बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेता है। पर फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन को तोड़ना आता होगा, पता है कि तुम यहाँ पर जान सीकिंग स्किल्स को मास्टर कर रहे हो। उसे कहता है योर हाइनेस मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किल को रीड करना स्टार्ट ही किया है, मुझे मेरे पास ज्यादा कोई मास्टरी नहीं है। फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है तो लड़के मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे पत्थरों में से किसके अंदर जान स्टोन हो सकता है। जुंजी कहता है वैसे तो मैंने इन सभी को अभी तक केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किया। फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इनको एनालाइज करके बताऊं। वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें इस पत्थर के बारे में बताता हूँ। वो उसे कहता है वो सामने वाले पत्थर को देखो, वो एक इंसान की शेप का पत्थर है, क्योंकि इंसान की शेप की पत्थर का है इसी वजह से मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा एंशिएंट है और उसके अंदर जान स्टोन होने के चांसेस 70% है। साथ वाले पत्थर के बारे में उसे बताता है वो एक माउंटेन पीक की तरह का दिखाई दे रहा है, वो भी काफी ज्यादा एंशिएंट पत्थर लगता है। लगता है कि उस बड़े से पत्थर के अंदर भी जान स्टोन होने के चांसेस 70% है। प्रिंसेस रूडी सी अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम तो यहाँ पर कह रहे हो कि हर एक पत्थर के अंदर जान स्टोन होने की चांसेस 70% है, तो फिर ये बेचारा यहाँ पर पत्थर को चूज कैसे करेगा। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद प्रिंसेस की तरफ देखता है तो वो देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो अपने आप से कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, अभी इस वक्त मून पता नहीं किस हाल में होगी, शूरा क्लैन के लोग उसे उठाकर ले गए थे, मुझे उसे बचाना होगा। फर्स्ट प्रिंस कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस कर रहा हूँ, आखिरी फैसला तो जाओजी का होने वाला है कि वो कौन से पत्थरों को चूज करेगा। ये कहता है योर हाइनेस जबकि आपने यहाँ पर मुझे एडवाइस दी है अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आसानी से पत्थरों को चूज कर सकता हूँ। फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है तो फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से पत्थर को चूज करने वाले हो। हमारा जुंजी सामने की तरफ इशारा करता है एक बड़े से पत्थर की तरफ और कहता है मुझे वो बड़ा पत्थर चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंस उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम्हें यही वाला पत्थर चाहिए, लेकिन इस पत्थर के अंदर जान स्टोन होने के चांसेस सिर्फ 50% है, बाकी के 6 स्टोन्स के अंदर से भी तो किसी को चूज कर सकते हो। जुंजी यहाँ पर उसे फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताता है कि कैसे उसने इस पत्थर को चूज किया है, तो हमारे काम की ये बात नहीं है। जुंजी कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद इस पत्थर को चूज किया है तो मुझे लगता है कि मुझे इस पत्थर के अंदर से एक जान स्टोन मिल सकता है। तो मास्टर ही भी आगे बढ़ते हैं और माया जुंजी से कहती है लड़के तुमने वाकई में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके अंदर से स्टोन मिल सकता है। 7 स्टार फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है और तुमने यहाँ पर एक पत्थर को भी चूज किया है कि तुमने जान सीकिंग स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया है। मास्टर ही यहाँ पर कुछ देर सोचने के बाद माया जुंजी से कहते हैं लड़के क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस रूडी वहाँ पर सोच रही होती है मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि मास्टर ही ने भी इसको अपना डिसाइपल बनने की ऑफर कर दी है। इस लड़के को अपने ब्रदर की साइड के ऊपर ही रखना होगा। बस प्रिंस आगे बढ़ता है जाओ से कहता है तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है, तुम्हें तो जल्दी से इनकी रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाते, क्योंकि सभी लोग जो कि यहाँ पर देखने के लिए होते हैं वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में मास्टर ही इस लड़की को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है, ये लड़का मास्टर ही से सीखेगा। जुंजी उनकी बात सुनने के बाद वहाँ पर उनको जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन प्रिंस कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, क्या ये वाकई में यहाँ पर मास्टर का डिसाइपल नहीं बनना चाहता। तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ही जुंजी से कहते हैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि तुम यहाँ पर ना करने वाले हो, अगर तुम ना करने वाले हो तो भी कोई बात नहीं। हमारा जुंजी उनसे कहता है नहीं मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ना क्यों बोलूंगा, असल में मैं रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पहले से एक मास्टर है, और आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मास्टर की इजाजत के बिना यहाँ पर किसी दूसरे को अपना मास्टर बना सकता हूँ। बस प्रिंस से कहता हाँ मैं इस बारे में कैसे भूल गया, तुम्हारी रॉयल अकेडमी
का रूल है कि वहाँ पर तुम लोग जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हें इजाजत ना दे तुम किसी दूसरे मास्टर को अपना मास्टर नहीं बना सकते। ऊपर से तुम तो अकेडमी के डीन के पर्सनल डिसाइपल हो, तो तुम्हें उसकी इजाजत लेना पड़ेगी। मास्टर ही कहते हैं ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे हाथ में एक अच्छा डिसाइपल आते आते रह गया। मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जब भी तुम्हें कभी टाइम मिले तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें मास्टरी के बारे में काफी कुछ सिखा सकता हूँ। जुनियन से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर टेक करूंगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्टोन हॉल के अंदर जो मास्टर ही होते हैं वो जाओ से कहते हैं क्या तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बनना चाहोगे? तो जाओ उनकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। उनसे कहता है मैं रॉयल अकेडमी का स्टूडेंट, इसी वजह से आपका स्टूडेंट नहीं बन सकता। मुझे पहले अपनी ग्रैंड मास्टर से इस बात की इजाजत लेना पड़ेगी, ये बाद में आपको अपना मास्टर मान सकता हूँ। तो मास्टर ही उसे कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी बात को समझ सकता हूँ। अगर तुम फिर भी सीखना चाहते हो तुम यहाँ पर आकर मुझसे सीख सकते हो। फर्स्ट प्लेस उन लोगों से कहता है अब जबकि इन सभी लोगों ने अपने अपने पत्थरों को चूज कर लिया है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर इनकी कटिंग को स्टार्ट करें। प्रिंस एक बंदे से कहते हैं चलो जल्दी से जाकर पत्थरों को काटो। वो जाओजुई से कहते हैं पहले जाओजुई के पत्थर को काटना। तो वो बंदा जैसे ही जाओजुई के एक पत्थर को काटता है तो उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से कोई भी शान स्टोन नहीं निकलता। वो सभी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखा तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ हो जो यहाँ पर हमसे हारने वाले हो। हमारा जाओ आगे बढ़ता है और कहता है रुको जरा सब्र करो, और वो वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है अपनी मुट्ठी में से बंद करता है तो उसके अंदर से एक जान स्टोन निकल आता है। जाओ कहता है यहाँ पर इस पत्थर के अंदर एक जान स्टोन था जो कि इस छोटे टुकड़े के अंदर छुपा हुआ था जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रिंस जूवी जी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है तो फर्स्ट प्रिंस कहता है चलो फिर ठीक है। यहाँ पर जूवी जी के पत्थर की बारी है, उसका पत्थर काटा जाएगा। तो बंदा आगे बढ़ता है जाकर उस पत्थर को काटना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को काटता है उसके अंदर से एक्सोटिक रेड कलर का स्टोन निकलता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्पेशली प्रिंस इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है तुमने देखा मेरे पत्थर के अंदर से एक्सोटिक जान स्टोन निकला है। ये इतना ज्यादा स्पेशल स्टोन है कि ये अकेला स्टोन ही 1 लाख गोल्ड कॉइंस में बिक जाएगा। तो जाओ को पत्थर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने का नाटक आ रहा था। वो कहता है इसके पास तो एक एक्सोटिक स्टोन निकल आया है, जबकि जैकब रो रहा होता है और कहता है लगता है कि मेरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइंस जाने वाले हैं, यहाँ पर हार जाओगे। जाओ अपने पास से बड़े पत्थर को उठाता है और उसके सामने रखते हुए कहता है चलो ठीक है अब मेरे पत्थर की बारी है, चलो जल्दी से इसको तोड़ो। पत्थर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल निकल सकता है। प्रिंसेस रूडी वहाँ पर खड़ी हमारे जाओ की तरफ देख रही होती है जबकि प्रिंस काफी गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पर ये लोग पत्थरों की कटाई को जारी रखती है। टोटल 3 पत्थर दोनों के पास होते हैं। पूरे आधे 1 घंटे के बाद ये लोग यहाँ पर सारे के सारे पत्थरों को तोड़ देते हैं और सारे पत्थरों को तोड़ने के बाद जाओ कहता है हालांकि मेरे पास जो जान स्टोन्स हैं इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनका वेट तो तुम्हारे पत्थरों से ज्यादा ही हो सकता है। तुम्हारे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सोटिक जान स्टोन है। इस बात से बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने 3 पत्थरों को तोड़ने पर उसके पत्थरों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सोटिक जान स्टोन ही निकला था जो कि पहले पत्थर से निकला था। तो फर्स्ट प्रिंस आगे बढ़ता है मिस्टर ही से कहता है मिस्टर ही आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन इस गेम को जीत सकता है? साथ ही फर्स्ट प्रिंस मास्टर ही से कहते हैं मास्टर ही ये वाली 7 स्टार फॉर्मेशन आपने खुद बनाई थी, यहाँ पर हमारे स्टोर के जान सीकर है, लेकिन क्या आपको वाकई में पता था कि इस स्टोन के अंदर इतना बड़ा क्रिस्टल निकल सकता है? मास्टर ही से कहते हैं हाँ मुझे इतना तो ज्यादा था कि इस बड़े से पत्थर के अंदर एक जान स्टोन है, तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके अंदर इतना बड़ा जान स्टोन हो सकता है। मास्टर ही कहते हैं लगता है कि हमें इस बार काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि इसके अंदर इतना बड़ा क्रिस्टल है तो हम इसे बड़ी आसानी से बड़ा महंगा बेच सकते थे। वान और फी चैंग दोनों अपने बड़े से पत्थर को लेकर खड़ी होती हैं। उस पत्थर का साइज वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। चैंग कहता है इस तरह के एक बड़े पत्थर को यूज करते हुए कोई भी टॉप लेवल के जनरल का एक्सपर्ट एक जान किंग बन सकता है। मास्टर ही यहाँ पर अभी भी बहुत सा हैरान परेशान होती हैं। वो इस बारे में सोच रही होती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जितने भी पत्थर है वो सारे के सारे मैंने खुद यहाँ पर लेकर आया हूँ। के अलावा यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ इंटरनली प्रोसेस्ड होता है। इस लड़के को ये वाला पत्थर कैसे मिल गया जिसके अंदर इतना बड़ा क्रिस्टल है? ये बात तो सच है कि 2nd फ्लोर के ऊपर जितने भी पत्थर रखे हुए हैं उन सभी से सभी पत्थरों के अंदर कोई ना कोई जान स्टोन जरूर है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। इस लड़के को ये वाला पत्थर चूज करने को मिला जिसके अंदर इतना बड़ा क्रिस्टल था। प्रिंस बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो यहाँ पर पूरे 1 मिलियन गोल्डन गॉड्स हार चुका है। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? उसके साथ ही भी साथ में वहाँ पर काफी परेशान हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस उन सभी लोगों से कहता है तो अब यहाँ पर ये वाली छोटी सी गेम खत्म होने वाली है। एक तरफ प्रिंस जी है जिसने यहाँ पर टोटल 1 स्टोन को हासिल किया है, जबकि दूसरी तरफ जाओ जुई है जिसके 3 स्टोन के अंदर से 3 स्टोन निकले हैं और उनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हमारा विनर हमें मिल चुका है। जाओ जुई ने इस गेम को जीता है। जाओ कहता है मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ, जबकि फिर साथ ही फर्स्ट प्रिंस कहता है बैटिंग के मुताबिक तुम्हें 1 मिलियन देने पड़ेंगे। प्रिंस जी उसके सामने झुकते हुए कहता है ठीक है प्रिंस मैं 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। और साथ ही फर्स्ट प्रिंस कहता है और तुम्हारे पास जो एक्सोटिक स्टोन जो तुम्हारे पत्थरों के अंदर से निकला है गेम के रूल्स के मुताबिक वो वाला एक्सोटिक स्टोन भी हमारे जाओजुई को मिलेगा। हमारी तरफ से 1 मिलियन हम लोग जाओजुई को अभी पे कर देंगे और तुम्हें बाद में हमारे स्टोन हाउस को 1 मिलियन पे करने होंगे। उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है योर हाइनेस हम लोग कर देंगे, और वो अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। जाओ पीछे से मजाक उड़ाते हुए उन सभी से कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि यहाँ पर पैसों का बंदोबस्त कर लो, पैसे किसी से उधार मांगना ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब देखो तुम्हें यहाँ पर पैसे उधार मांगने पड़े हैं। तुम्हारा शाओ भी यहीं पर खड़ा होता है कि
उसके सामने एक बड़ा सा बंदा आकर खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से के साथ कहता है, लड़के क्या तुम मुझे अपना जान स्टोन बेचोगे? मास्टर ही उसे कहते हैं, कमांडर टाइलर आप इस लड़के को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, प्लीज इसको डराइए तो मत। तो इस लड़के के पास से उस बड़े क्रिस्टल को वापस खरीदना चाहते हैं ताकि हम लोग उसे अच्छे से प्रोसेस करके बेच सके। कमांडर टाइलर उसे कहते हैं, मास्टर ही तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत सारे जान स्टोन्स हैं, यहाँ पर कोई भी जान स्टोन की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, मुझे क्रिस्टल चाहिए अपनी कल्टीवेशन के लिए। फिर ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर अपने लिए ड्रिंक्स बनाते हैं और वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं, जबकि प्रिंसेस वहाँ पर बैठी जिधर बुझा रही होती है ताकि वहाँ पर उन सभी का मूड बना सके। कमांडर टाइलर भी इनके साथ ही होता है, मास्टर ही भी वहीं पर होता है और हमारे जाओ को ये लोग वहीं पर बिठाते हैं। फर्स्ट प्रिंस वहाँ पर बैठते हुए हमारे जाओ को इंट्रोड्यूस करवाता है, कमांडर टाइलर को बताता है कि इसका नाम जाओ जुई है, जनरल लॉन्ग वू का दामाद भी है। अब वो तीनों के तीनों जाओ स्टोन लड़के की मालकियत में है, अगर तुम चाहो तो उस लड़के से निगोशिएट कर सकते हो। ये इस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जान स्टोन को किन्हें बेचेगा, हमें बेचेगा या तुम्हें बेचेगा। कमांडर टाइलर जैसे ये वाली बात सुनते हैं कि लॉन्ग फैमिली का दामाद है, वो जल्दी से कहते हैं, लड़की मैंने कुछ सुना है, मैंने सुना है कि कल रात तुम्हारी फैमिली पर शूरा किंग ने अटैक किया था, तुम्हारी वाइफ मून को अपने साथ उठाकर ले गए हैं। ये कहता हाँ आपने ये बात बिल्कुल ठीक सुनी है, मेरी वाइफ को शूरा क्लैन के लोग उठाकर ले गए हैं। कमांडर टाइलर कहते हैं आजकल के गार्ड्स तो बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं, ये गार्ड्स शूरा किंग को यहाँ पर आने से रोक नहीं सके। शूरा क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के घर में घुस आए और तुम्हारी वाइफ को उठाकर ले गए, लेकिन हमारे इंपीरियल गार्ड्स कुछ भी नहीं कर पाए। यहीं पर एक और मिनिस्टर आते हैं, वो मिनिस्टर दूसरी कहते हैं, मैंने सुना है एनर वू लॉन्ग की जो ग्रैंड डॉटर है वो शूरा क्लैन के साथ मिली हुई है, या भी ऐसा कह ले कि वो उनके डिसेंडेंट है, इसी वजह से शूरा क्लैन के लोग उसे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। उस मिनिस्टर का नाम ज़्यूफेंग चाई होता है। ज़्यूफेंग चाई वहाँ पर आता है, कहता है तो मुझे बताओ क्या ये वाकई में सच है या फिर झूठ है? जी उठकर खड़ा हो जाता है, गुस्से के साथ से कहता है, ये तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो? चाई तुम्हें इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हो। हमारे पास इस बात का कोई सबूत है। मिनिस्टर चाई उसे कहते हैं, मैंने अभी भी इस बारे में सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने ये बात कर रहा हूँ। सभी लोग बाहर जो लोग हैं वो सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एंड डॉटर ऑफ जनरल वू वो उन लोगों के साथ मिली हुई है, शूरा क्लैन के साथ मिली हुई है। गुस्से के साथ से कहता है, मिनिस्टर चाई अब यहाँ पर मेरी लॉन्ग फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी लॉन्ग फैमिली शूरा क्लैन के साथ मिली हुई है। यहाँ पर हमारा जाओ उसे काफी सारी खरी खरी सुना देता है। वो उसे कहता है, मेरे ग्रैंडफादर ने फ्रंटियर फाइट के में बहुत सा हिस्सा लिया था, वो वहाँ पर जनरल की तरह लड़े थे। उस फाइट की वजह से एम्परर ने उन्हें जनरल वू लॉन्ग का हिताब दिया था और उसके बाद अब मेरे ससुर जी इस वक्त फ्रंटियर के ऊपर जाकर फाइट कर रहे हैं। साथ में मेरे दो अंकल्स, उनमें से एक तो क्रिपल होकर बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मार्शल थे। उसने अंकल अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली जो कि हमेशा से इंपीरियल सिटी के लिए यहाँ पर फाइट करती आ रही है, क्या मेरी फैमिली ऐसा इस तरह का कोई काम कर सकती है? क्या तो लगता है कि हम लोग शूरा क्लैन के साथ मिले हुए हैं? फैमिली के लोग वहाँ पर आर्मी का हिस्सा बनकर जंग में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ पर तुम सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि तुम लोग यहाँ पर गैस लगाकर लोगों की बातें सुनी सुनाई बातें कहकर और मेरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। प्रिंसेस रूडी सी भी उन लोगों से कहती है, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि जनरल वू लॉन्ग ने बहुत सारे शूरा क्लैन के मेंबर्स को मारा है। क्लैन के मेंबर्स जितने ज्यादा इन लोगों ने मारे हैं किसी ने भी नहीं मारे होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लॉन्ग फैमिली को इस तरह का इल्जाम दिया जा सकता है कि वो शूरा क्लैन के साथ मिले हुए हैं। तो मिनिस्टर चाई को भी समझ आ जाती है कि उसने यहाँ पर गलती कर दिया। वो जल्दी से उनके सामने झुक जाता है और फर्स्ट प्रिंस से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा था कि बाहर लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए वजह से मैंने तुम्हारे सामने ये वाली बात कर दी। प्रिंस उसे कहते हैं, बस बहुत हो गया। प्रिंस भी उसे कहता है, मिनिस्टर चाई मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के ऊपर ये वाला इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं इस बात को अपने फादर को जरूर रिपोर्ट करूंगा, एम्परर को रिपोर्ट किया जाएगा, इसलिए अब तुम जहाँ से चले जाओ। वहीं पर अपना माथा रगड़ना शुरू कर देता है और कहता है, फर्स्ट प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, लेकिन मुझे इस बार माफी दे दे। प्रिंस कहता है, गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, इसे यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिनिस्टर चाय के वहाँ से उठाकर ले जाने के बाद कमांडर टाइलर वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में लॉन्ग फैमिली के दामाद होने के लायक हो, तुमने उनकी फैमिली का दामाद होने का हक अदा कर दिया, तुमने यहाँ पर साबित कर दिया कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो। फर्स्ट प्रिंस हमारे जाओ से कहता है, जाओ चलो एक टोस्ट मेरी तरफ से हो जाए, मैं इस वाकये को जाकर अपने एम्परर को जरूर रिपोर्ट करूंगा। वो लोग हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम एल्डर है, इसी वजह से हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उम्मीद है कि एम्परर ज़ीफेंग चाई को यहाँ पर सजा जरूर देंगे, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाने के जुर्म में। हमारा शाओ जी उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख सका और उस एल्डर से इस तरह बात कर दी। असल में मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग फैमिली के ऊपर लगाए गए इल्जाम को सह नहीं सकता, क्योंकि वो पिछले कई सालों से जंग लड़ रहे हैं शूरा डीमंस के खिलाफ। हमारा टाइगर हमारे जाओ से कहते हैं, लड़के तुम बहुत बड़े जीनियस हो। अच्छा ठीक है, चलो बिजनेस की बात करते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम अपने जान स्टोन को कितने में बेचोगे, तुम उसकी प्राइस सेट करोगे? जाओ कहता है, बात तो यह है कि मैं उस स्टोन को अपने लिए यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, इसी वजह से स्टोन को अपने लिए यूज करूंगा, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मानो टाइलर उसे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें पैसों की कमी तो नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पास इतने बड़े जान स्टोन्स भी हैं, तुम एक जान सीकर जो हुए। पास एक बुक निकालते और कहते हैं, चलो फिर ठीक है, एक्सचेंज के लिए मैं यहाँ पर अपने किंग स्किल को यूज करने वाला हूँ। मेरे पास एक किंग लेवल की बुक है मार्शल आर्ट्स की, जिसके अंदर अच्छे फार्मूलाज लिखे हुए हैं और ये हेलबर्ट के
लिए है। तो जाओ जब उस बुक की तरफ देखता है तो वाकई में ह्यूमनली हेल्बर्ट फार्मूला होता है। वो इस बात को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि हमारे जाओजुई के पास पहले से एक हेल्बर्ट और उसे एक फार्मूला की तलाश थी। टाइलर उसे कहते हैं तो तुम्हें एक तो ये वाली किंग लेवल की बुक मिलेगी जिसे तुम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर कर सकते हो, दूसरा मैं तुम्हें साथ में पूरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी पे करूंगा। मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा, क्या तुम्हारे जॉन स्टोन की इतनी कीमत काफी रहेगी? हमारा शाओ से कहता है हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे टाइलर हमारे शाओ को ऑफर करते हैं, वो अपने पास से एक फार्मूला बुक निकालते हैं और उसे कहते हैं ये किंग लेवल का फार्मूला है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और साथ में मैं तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी दूंगा। शाओ उसकी बात मान लेता और कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपने जॉन स्टोन में बेच देता हूँ। यहाँ पर ड्रिंक करने के बाद काफी देर गुजरने के बाद शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त हमारा शाओ कहता है फर्स्ट प्रिंस प्लीज मुझे माफ करना, मुझे वापस जाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंस भी उसे कहता है मुझे आज यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। फिर किसी दिन तुम हमारे स्टोर में आते हो तो यहाँ पर गैम्बलिंग करने के लिए, तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से कंपनी करूंगा। तो शाओ से कहता है हाँ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं फ्यूचर में यहाँ पर जरूर आऊंगा। जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊंगा तो फिर यहाँ पर बैठकर खूब सारी बातें करेंगे और अपने स्किल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंस ने कहता है चलो फिर ठीक है, ये एक डील है। बूढ़ी सीईओ से कहती है जाओजुई क्या तुम वापस स्कूल जाने वाले हो? मैं भी वापस रॉयल अकेडमी में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? हम सभी लोग एक साथ चलते हैं। पैको इसके साथ फीचेंग और साथ क्लाउड वन, वो तीनों इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जबकि प्रिंस भी इसी तरफ ही देख रहा होता है। हमारा शाओ कहता है लेकिन प्रिंसेस आप मेरे साथ कैसे जा सकती हैं, आप तो एक प्रिंसेस हैं। फर्स्ट प्रिंस से कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो फिर ठीक है, ये तुम्हारे साथ जा सकती है। ऐसे भी एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? प्रिंस हमारे शाओ से कहता है ठीक है, तुम मेरी बहन को एस्कॉर्ट करके वापस लेकर जाओगे, इसे स्कूल में जाकर छोड़ देना। शाओ कहता है ठीक है योर हाइनेस, मैं तो आपकी बहन को अपने साथ लेकर जाता हूँ। और प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस प्लीज मेरे साथ आओ, और ये दोनों जाकर बग्गी में बैठ जाते हैं। तो इनकी घोड़ा गाड़ी बड़ी स्पीड से भागती हुई जा रही होती है। ये लोग वापस रॉयल अकेडमी की तरफ जा रहे हैं जबकि हमारे मंकी को भी दिखाती है। मंकी उस छोटे काले घोड़े के ऊपर बैठा होता है। काला घोड़ा तो बाकी में बहुत ही साइज में छोटा है, इसी वजह से बाकी घोड़े से पीट रहे थे। तो ये सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए वापस अपनी रॉयल अकेडमी की तरफ आ रहे होते हैं कि हमारा क्लाउड वन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होता है और फीचरिंग से कहता है जरा मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड भी हूँ। ये बात ठीक है कि जाओजुई मुझसे थोड़ा बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसके पास मुझसे ज्यादा थोड़े बहुत स्किल्स हैं। इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां जाओजुई के पास चली जाएं, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तो यहीं से एक सीन हमें कार्ड के अंदर का भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक साइड के ऊपर प्रिंसेस बैठी होती है, दूसरी साइड के ऊपर हमारा शिनजी बैठा होता है। प्रिंसेस सोच रही होती है लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से तो हमारे इंपीरियल सिटी में इसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहा जाता है, ये नंबर 1 ब्यूटी है। साथ ही हमारा जाओ फिर से प्रिंसेस रूडी की तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर चुन लैन को भी 4 बड़ी ब्यूटीज में से एक में शामिल किया गया है, लेकिन वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। साथ ही हमारा जाओ कहता है ये मैं यहाँ पर किस तरह की बातें सोच रहा हूँ, मेरी वाइफ मोन इस वक्त शूरा क्लैन के मेंबर्स के पास है और मुझे उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाना है, मैं हूँ यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? जाओ कहता है मून मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम शूरा क्लैन के एक मेंबर हो, ग्रैंडपा तुम्हें जरूर बचा लाएंगे, जब तुम्हें ग्रैंडपा बचा लाएंगे तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर रखूंगा, मून हमेशा मेरी वाइफ रहेगी। तो इनका कार्ड आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे इनका कार्ड आगे की तरफ बढ़ होता है वहीं पर कार्ड के टायर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से हमारा जाओ सामने की तरफ आगे की तरफ गिरता है, कार्ड को एक झटका लगता है तो जाओ सीधा जाकर रूडी जी की चेस्ट के ऊपर लगता है। जी भी वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। माना जाओ कहता है तुम्हारी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो उसे कहती है चलो जल्दी से आप पीछे भी हट जाओ, तुम तो यहाँ पर अपनी लाट टपका रहे हो। जाओ जैसे वहाँ पर पीछे की तरफ हटने लगता है उसी वक्त उनके कार्ड के ऊपर अटैक होता है। जाओ प्रिंसेस को अपने साथ लेते हुए जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है, वो जंप करते हुए साइड पर हटता है। वो कहता है यहाँ पर जिस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया है उसकी पावर तो एक इन्नेट जॉन किंग से भी ज्यादा है। फीचेंग और क्लाउड भी वहाँ से घोड़े गाड़ी के ऊपर से साइड के ऊपर गिर जाते हैं। प्रिंसेस रूडी को अपने पीछे करता है और कहता है मेरे पीछे ही रहना, तो उनके सामने एक बड़े से ईगल के ऊपर एक बंदा बैठा होता है। टाइगर तो डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है, इस बंदे का नाम फुहुई शी होता है। फुहुई शी वहाँ पर ऊपर बैठा गुस्से के साथ हमारे जाओ की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त लिटिल मंकी जंप करते हुए हवा में आता है, अपने मुंह के अंदर फायर को जनरेट करने के बाद उसकी तरफ एक फायर बॉल को फेंकता है। फुहुई शी अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है बहुत ही अच्छी बात है कि डीमन ब्लड लाइन तुम्हारी काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो एक डीमन किंग की है, असल में तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको। प्रिंसेस रूडी से कहती है तुम कौन हो, तुम हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो? फुहुई शी से कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए, मैं यहाँ पर इस लड़के को मारने के लिए आया हूँ, ये मेरे और इस लड़के के बीच की लड़ाई है, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। तो प्रिंसेस रूडी से कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, चलो जल्दी से अपने माउंट के ऊपर से नीचे आओ, वहाँ ऊपर से हवा से नीचे आओ, मेरे सामने आकर अपना सर झुकाओ। वो शेयर्स की बात को इग्नोर करते हुए अपने पांचवें पावर को रिलीज करता है और कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे आज इन तीनों को यहाँ पर जान से मारना है क्योंकि इन लोगों ने मेरे बेटे की जान ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें भी साथ ही मार डालूंगा। अपनी पांचवें पावर रिलीज करते हुए उनकी तरफ एक एनर्जी बॉल को फेंक दिया, उसी वक्त एक गार्ड जल्दी से सामने आ जाता है, उसके पास एक बड़ा सा
ब्रश होता है वो अपने ब्रश के साथ उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। उसे कहता है फुहुशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की। तो इस कार्ड का नाम गार्ड जू होता है। तो गार्ड जू से कहता है तुम हमारी प्रिंसेस रूडी के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फुहुशी से कहता है अंश गार्ड जू मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारी प्रिंसेस के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है। मैं तो यहाँ पर इन तीनों लड़कों के लिए आया हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है नहीं मैं इन तीनों लड़कों को आज यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। गार्ड जू भी उसे कहते हैं फुहुशी तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। प्रिंसेस के साथ ये लड़के अकेडमी में पढ़ते हैं, ये प्रिंसेस के जूनियर स्टूडेंट्स हैं, इसी वजह से ये इसके दोस्त हैं। मैं तुम्हें इन्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। गार्ड जू से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम एक डेजर्टर हो यानी कि तुम एक भगोड़े हो, तो यहाँ पर पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर जो आजादी मिल रही है उस आजादी को यहाँ पर छिनवाने मत दो। अगर प्रिंस को इस बारे में पता चल गया कि तुमने प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया है तो वो तुम्हें हर कोने से ढूंढ कर तुम्हें दोबारा बंदी बना लेंगे। वो वही चीज यहाँ पर किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। वो उसे कहता है गार्ड जू मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अपनी प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जा सकते हो, ये तीनों यहाँ से नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन तीनों को आज यहाँ पर मार कर ही रहूंगा, तीनों तो मेरे हाथ से जरूर मरेंगे क्योंकि गैंगची मेरा इकलौता बेटा था, उसके अलावा मेरा कोई भी बेटा नहीं है, तो मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना ही पड़ेगा। तो फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गार्ड जू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें यहाँ पर कीमत चुकाना पड़ेगी और तुम्हें अपनी जान देना पड़ेगी। गार्ड भी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। गार्ड जू अपनी पावर को रिलीज करते जबकि दूसरी तरफ से फुहुशी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। अंजलि उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाते और वो अटैक सीधा हमारे जाओशू की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिंसेस रूडी चिल्लाकर उसे कहती है गार्ड जू प्लीज इनकी मदद करो। गार्ड जू कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैं नीचे आकर इसकी मदद नहीं कर सकता। तो वो स्ट्राइक जैसी हमारे जाओ के साथ टकराने लगती है। उसी वक्त उसके सामने कमांडर टाइलर आकर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ को सामने करते हुए उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेते हैं। ये देखकर तो फुहुशी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये यहाँ पर कौन आ गया जिसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, कहीं निकोलस लॉन्ग तो यहाँ पर नहीं आ गया। कमांडर टाइलर की अटैक की वजह से फुहुशी भी अपने माउंट के ऊपर से नीचे गिर आता है। वो नीचे उतर आता है और सामने की तरफ देखता है कहता है लॉर्ड टाइलर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे खिलाफ फाइट करने वाले हो। कमांडर टाइलर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। कमांडर टाइलर क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है इसी वजह से फुहुशी भी जल्दी से जंप करते हुए वहां से चला जाता है और कहता है जाओशी तुम बस इंतजार करना, तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें मारने के लिए दोबारा वापस जरूर आऊंगा। जाओशी कमांडर टाइलर से कहता है कमांडर टाइलर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। कमांडर टाइलर से कहते हैं कोई बात नहीं, इसे बस रिपेमेंट ही समझ लो कि मैंने तुमसे तुम्हारे जान स्टोन्स खरीदने के बदले में यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दी है, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो जब तुम वहाँ पर से प्रिंस के पास से बाहर निकले थे अपनी कार में बैठकर यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे महसूस हो गया था कि कोई ना कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैंने अभी के लिए तो इसे यहाँ से भगा दिया है लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी रॉयल अकेडमी में वापस चले जाओ, जितनी जल्दी तुम रॉयल अकेडमी में पहुंचोगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए सेफ हो जाएगा कि तुम उसके बच पाओगे। मिसेस रूडी हमारे जाओ से पूछती है मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर इस बंदे को कैसे ऑफेंड कर दिया। जाओ उसे कहता है क्या इस बंदे की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसेस रूडी उसे फुहुशी के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कभी ये हमारी इंपीरियल आर्मी का एक सोल्जर हुआ करता था और ये बहुत ही टॉप क्वालिटी का सोल्जर था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इसने आर्मी को छोड़ दिया। इसने आर्मी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर इसके बहुत सारे लोग मारे गए थे। आर्मी को छोड़ने की वजह से इसके बहुत सारे लोग मारे गए, इसी वजह से ये भगोड़ा हो गया और उसके बाद से इसने अपना एक ग्रुप बना लिया। इसको इसने टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप का नाम दिया। ये मास्टर इस वक्त अपनी इनेट जान किंग के पीक लेवल पर है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है नो डीमन एबिस में इसका बेटा गांगशी उसने बार बार मेरे पर अटैक किया और मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की, बस और कोई भी रास्ता नहीं था, इसी वजह से मुझे उस लड़के को मारना पड़ा और मैंने उस लड़के को मार दिया। ऐसे तो ये काफी लंबी स्टोरी है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो हम लोग रास्ते में इस बारे में बात कर सकते हैं, मैं रास्ते में तुम्हें सारी कहानी सुना दूंगा। वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो भी ठीक है आगे बढ़ते हैं। शाओ से कहता है ये बंदा मुझे मारना चाहता है लेकिन एक दिन देखना मैं इनके पूरे के पूरे टाइगर तो डीमन हंटिंग ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि दोबारा कभी मेरे लिए कोई मुश्किल क्रिएट ना हो। तो जहाँ से नेक्स्ट सीन में रॉयल स्कूल का दिखाया जाता है। हमारा शाओ प्रिंसेस रूडी के साथ गप्पे लगाता हुआ स्कूल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है ताकि वो प्रिंसेस को उसके रूम तक छोड़कर आ सके। फीचर और क्लाउड भी उसके पीछे पीछे होती है, जबकि वहाँ पर जितने लड़के होते हैं वो सभी लोग जो देखने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं तो जाओ शुई है, इस बार वो देखो किसके साथ वापस आया, वो तो रूडी जी के साथ आया है। सेवन प्रिंसेस उसके साथ कितनी ज्यादा अच्छी हंस हंस कर बातें कर रही है कि जो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो सुना था कि प्रिंसेस रूडी किसी भी लड़के को यहाँ पर भाव नहीं देती, वो किसी लड़के से ठीक तरह से बात भी नहीं करती, लेकिन जाओ शुई के साथ इस तरह बात कैसे कर सकती है। और तो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि प्रिंसेस रूडी को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि जाओ शुई बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ने वाला है, वो सभी लोग अपना सारा गुस्सा जाओ शुई के ऊपर ही उतारेंगे। और स्पेशली हमने टॉप 10 के लड़कों में से ज़ूमिंग के बारे में सुना है कि वो लड़का प्रिंसेस रूडी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो लड़का अगर जाओ शुई से फाइट करेगा तो वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। जाओ गुस्से के साथ चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर जेलस होकर किस तरह की बातें कर रहे हो। वो प्रिंसेस से कहता है मुझे यहाँ पर इस सब की आदत नहीं है, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और ये दोनों चलते हुए सीधे आगे निकल आते हैं। तो हमारा शाओ प्रिंसेस को उसके कोर्ट यार्ड में छोड़ देता है और कहता है चलो
ठीक है, मुझे यहाँ से जाना है। प्रिंसेस उसे कहती है जरा रुको। प्रिंसेस उसे कहती है तो मुझे यहाँ पर एक सवाल का जवाब दो। रास्ते में 2 बार तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, ये बताओ कि क्या तुम वाकई ये सब कुछ करना चाह रहे थे? हाँ, उसे कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक बार था। प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन चाहे एक बार ही क्यों नहीं था, तुम मेरे ऊपर गिरे थे और तुम्हारी बॉडी मेरे साथ टच हुई थी। जाओ कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। जैसी प्रिंसेस उसे बताने लगती है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए, वहीं पर उसकी टीचर सीटू चिंग आ जाती है। वो उसे कहती है जाओ सीटू तुम वापस आ गए। वापस आने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मास्टर से मिलने के लिए आना चाहिए था? पता है कि तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियां देखने के बाद अपनी मास्टर को भूल गए हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओ प्रिंसेस रूडी को वापस उसके कोर्टयार्ड की तरफ छोड़ने के लिए जाता है। वहीं पर उसकी टीचर भी आ जाती है। टीचर सीटू उसे कहती है लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिनों से तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और खूबसूरत लड़की मिल गई जिसकी वजह से तुम मेरे पास नहीं आ रहे? तुम्हारा जुंजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है मास्टर ब्यूटी मैं बस अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाला था, मैं बस प्रिंसेस को छोड़ा उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। प्रिंसेस रूडी भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और उन दोनों से कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पर मास्टर डिसाइपल आपस में बात कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। साथ ही वो जाने से पहले हमारे जाओ से कहती है उनके बीच में जो अकाउंट सेटल होने के लिए रह गया है उसके बारे में तुम्हें फिर से बात करूंगी, उनके बाद में तुमसे फिर से मिलने के लिए आऊंगी। क्योंकि जाओ से कहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी, तुम यहाँ पर मुझसे कौन सा हिसाब लेने वाली हो? उसके वहां चले जाने के बाद हमारी मास्टर चिंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे पास पहले से एक वाइफ है, तो तुम यहाँ पर प्रिंसेस की ऊपर देखकर इस लाइनें क्यों मार रहे हो? लगता है कि तुम सभी मर्द एक जैसी होते हो, एक लड़की के साथ तो तुम्हारा जी भरता ही नहीं है। जाओ से कहता है मास्टर मुझे वापस अपने रूम में जाना होगा क्योंकि मैं जख्मी हूँ, इसी वजह से मुझे रिकॉपरेट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो मास्टर सीटू उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे देखने दो। सुना है कि लास्ट नाइट शूरा क्लैन के कुछ लोग आए थे और वो तुम्हारी वाइफ मून को उठाकर ले गए हैं, लगता है कि वहीं पर तुम्हारे साथ उनकी फाइट होगी, इसी वजह से तुम जख्मी हुए हो। अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और उसे कहता है मास्टर तुम मेरे कुछ ज्यादा ही करीब हो, और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जल्दी से वापस अपने रूम में जाता हूँ, वहाँ पर जाकर सेल्फ कल्टीवेट करता हूँ जिससे मैं जल्दी से अपने आप को दोबारा हील कर लूंगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मास्टर सीटू से कहती है अच्छा ठीक है, पर इस बात को याद रखना कि तुम्हें अपने रिवार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए मेरे पास आना है। नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। हमारा जाओ अपने रूम में बैठा होता है और बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। जाओ कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स को दोबारा से हासिल कर लिया है और मैं वापस से अपनी पीक स्टेट के ऊपर पहुंच चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी आर्या स्टेज के पीक पर पहुंच सकता हूँ और उसके बाद जनरल स्टेज आएगी। साथ ही हमारे जाओ की नजर उस बुक के ऊपर पड़ती है जो कि वो लॉर्ड टाइलर से लेकर आया था। लॉर्ड टाइलर ने उसे एक स्पेशल फार्मूला दिया था जिसके अंदर हेल्बर्ट को यूज करने की टेक्निक्स लिखी हुई है। हमारा जाओ उस टेक्निक वाली बुक को ओपन करता है, फिर साथ ही वो अपनी हेल्बर्ट को उठाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अब इस फार्मूला को यहाँ पर मास्टर करके देखते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में मुझे सारे के सारे फार्मूला को यहाँ पर मास्टर करना होगा। साथ ही मुझे अपनी हेल्बर्ट को रिपेयर करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरी इस टूटी हुई हेल्बर्ट को ठीक कर सके। क्यों कहता है मुझे लगता है कि ये किंग लेवल का वेपन है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर किंग लेवल के मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी टूटी हुई हेल्बर्ट को दोबारा से रिपेयर कर सकूं। जाओ कहता है तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करते हैं ये अपने मास्टर को पहचानती है या नहीं। वो अपने ब्लड का एक ड्रॉप उसके डंडे के ऊपर डालता है, जैसे उसके ऊपर ब्लड ड्रॉप डालता है ऐसे जबरदस्त पावर निकलती है और उसके अंदर से एक डीमन भी निकलता है और साथ ही हमारे जाओ को वो अपने अंदर सक करना स्टार्ट करता है। जाओ कहता है यहाँ पर ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि ये मुझे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करेगी, ये हेल्बर्ट तो यहाँ पर मेरी पूरी बॉडी को अंदर की तरफ सक कर रही है। कैसे लगता है कि मैं एक डीमन का ब्लड हूँ, इसी वजह से ये मुझे अपने अंदर सोखने की कोशिश कर रही है, ये मेरी एनर्जी को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी, मुझे जल्दी से जल्दी से अपने हाथ से छोड़ना होगा। हमारा जाओ वहाँ पर काफी जोर लगाने के बाद अपने हाथ से उस हेल्बर्ट को छोड़ देता है। वो हेल्बर्ट ग्राउंड के ऊपर गिरती है। जाओ कहता है कि मैंने फाइनली इस हेल्बर्ट को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही वो फिर से अपनी हेल्बर्ट को उठाता है और कहता है तो अब ये मेरी हेल्बर्ट है। और साथ ही वो जब उसकी पावर को रिलीज करता है तो उसके पास वाकई में काफी ज्यादा पावर निकलती है। जाओ कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि ये एक इंपीरियल वेपन है। तो उसकी बात तो यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाफ है, अगर ये कंप्लीट होता फिर तो यहाँ पर मजा ही आ जाता। उसके बाद हमारा जाओ ट्रेजर पवेलियन की तरफ जाता है ताकि वहाँ से जाकर वो अपने लिए किसी स्किल को चूज कर सके। जब वो ट्रेजर पवेलियन में जाता है तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो उसे कहते हैं लड़के मुझे तुम अच्छी तरह से याद हो, लास्ट टाइम जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुमने यहाँ से जी डीमन फार्मूला को लिया था। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुमने इस बार के कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और तुम इस बार के रूकी किंग हो। तो लाइब्रेरियन उसे कहते हैं लड़के मुझे ये बताओ कि तुमने जी डीमन फार्मूला से क्या सीखा है। जाओ उनसे कहता है मैंने सिर्फ उसके फर्स्ट फार्मूला को ही मास्टर किया है, बाकी का फार्मूला काफी ज्यादा टफ है। वो उसे कहते हैं हाँ ये तो अफसोस की बात है। मास्टर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर अपने लिए स्किल चूज करने के लिए आए तो तुम्हारे पास यहाँ पर 3 मौके हैं, अपने लिए किसी अच्छे से स्किल को चूज कर लो। जाओ कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है, वहाँ पर बुक्स को ढूंढना स्टार्ट करता है। वहीं पर उसे एक बुक दिखाई देती है जो कि चमक रही होती है। कहता है ये क्या, यहाँ पर बुक के साथ क्या है? उसे जाओ वहाँ पर बुक के साथ फॉर्मेशन दिखाई देती है। उन बुक्स को सेव रखने के लिए वहाँ पर अरे फॉर्मेशन बिछाई गई होती है।
कहता है तो बस एक छोटी सी स्मॉल सस्पेंशन अरे फॉर्मेशन है। तो सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी ने यहाँ पर इन बुक्स में यानी कि लाइब्रेरी के अंदर भी एक अरे फॉर्मेशन को बिछाया होगा, लेकिन ये वाली फॉर्मेशन लगता है कि बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसी वजह से ये यहाँ पर ज्यादा काम नहीं कर रही। शाओ कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूं, क्या पता मैं इस अरे फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सकूं। तो कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर इसको कोशिश करके देखते हैं। शाओ वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है और अपने आसपास उन सारी बुक्स को महसूस करता है और साथ ही उस अरे फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। उसके पैटर्न को वहाँ पर समझ लेता है और साथ ही उसको डीएक्टिवेट कर देता है। शाओ कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, अब क्योंकि मैंने इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया है तो मैं अपने आसपास मौजूद सारी बुक्स के अंदर स्पेशल बुक्स को यहाँ पर देख सकता हूँ। तो उन सारी बुक्स में से एक बुक होती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है, उसके अंदर से यान एनर्जी निकल रही होती है। शाओ कहता है ये क्या, ये तो एक बहुत ही स्पेशल बुक लगती है। बुक को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक टॉप लेवल का स्किल होता है जो कि फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से होता है। ये वाला स्पेशल स्किल जो होता है ये उसकी हेलमेट के साथ भी यूज किया जा सकता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कहा जाता है। तो लाइब्रेरियन अंकल भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्किल को चूज किया है। और साथ ही वो उसे कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर इस यान फॉर्मेशन अरे को भी देख लिया। कहता हाँ, जब मैं यहाँ पर बुक्स को चूज कर रहा था तब मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, मुझे लगा शायद यहाँ पर कोई अरे फॉर्मेशन है। हाँ, वहाँ पर तो वाकई में एक स्मॉल सस्पेंशन अरे फॉर्मेशन थी। मैं उस फॉर्मेशन को यहाँ पर ब्रेक कर रहा था तभी मुझे बाय एक्सीडेंट ये वाली बुक मिल गई है। कहता अब अगर कुछ और नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे माना जाओ वहाँ से जाने लगता है, उसी वक्त वो लाइब्रेरियन अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और उसे कहता है जरा रुको, तुम्हें यहाँ से जाने है तो फिर इस स्किल को भी अपने साथ लेकर जाओ। ये यान अरे फॉर्मेशन बनाने के बारे में एक स्पेशल स्किल है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस लाइब्रेरी में जो एक फॉर्मेशन बिछी हुई थी वो आज से 100 साल पहले जहाँ के हमारे जो पहले डीन थे उन्होंने बनाई थी। तब से लेकर अभी तक ये अरे फॉर्मेशन यहीं पर बिछी हुई है और कोई भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन अरे को देख पाया। अगर तुम उसको सीखना चाहते हो तुम इस बुक के अंदर से उसको सीख सकते हो। जाओ उनके हाथ से वो बुक ले लेता है और कहता है बहुत ही कमाल किया, ठीक है मैं ये वाला स्किल भी रख लेता हूँ। उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वेपन पवेलियन में जाना है ताकि मैं अपने लिए जाकर रिवार्ड्स कलेक्ट कर सकूं, यानी अपने वेपन और आर्मर ले सकूं। उसके जाने के बाद वो मास्टर सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही महान वॉरियर बनेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में ये लड़का इस मरती हुई अरे फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर दे और इसको पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। हमारा जाओ सीधा वेपन पवेलियन में जाता है। वेपन पवेलियन में जाने के बाद वो वहाँ से अपने लिए एक स्पेशल वेपन चूज करने वाला है, तो वहाँ से भी वो अपने लिए एक हेलबर्ड को ही चूज करता है जो कि कंप्लीट हेलबर्ड होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी उसके पास ओरिजिनल हेलबर्ड है। वो कहता है तो मैं इसके साथ अपनी हेलबर्ड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर कर सकता हूँ, उनको सीखने के लिए ये वाली हेलबर्ड बिल्कुल ठीक रहेगी। जाओ वहाँ से जा रहा है कि उसी वक्त वहाँ पर यंग मास्टर जी और उसके साथ सीटू लियान होती है, वो लोग भी वहीं पर खड़े होते हैं। यंग मास्टर जी हमारे जाओ को देखकर वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और साथ ही हेलो बोलता है। हमारा जाओ से कहता है यंग मास्टर जी मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, फिर तुम्हें मेरे सामने यहाँ पर नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सामने फेक स्माइल देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अंदर से क्या हो। यंग मास्टर जी से कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी मैंने किया था वो अपनी सीनियर सिस्टर लियान के लिए किया था, मैं लियान को प्रोटेक्ट कर सकूं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए प्लीज आप इस बात को भूल भी जाओ। जाओ से कहता है हाँ मुझे तुम्हें दोनों को देखकर ही लग रहा है कि तुम दोनों कितने ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, जो इसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो और किसी की जान लेने को भी तैयार हो। साथ ही हमारा जाओ आगे बढ़ता है और जाते हुए सीटू लियान के कान में हल्के से कहता है यहाँ पर सिर्फ और तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पर पहचानना चाहिए, यहाँ पर भीड़ के कपड़ों में एक भेड़िया है, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत सा पहचाना पड़ जाए, इसी वजह से तुम्हें अभी से बहुत सा ध्यान रखना होगा। जाओ अपने लिए स्पेशल स्किल्स और वेपन्स को चूज करने के बाद सीधा मास्टर सीटू के पास आता है। मास्टर सीटू उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। जाओ उसके पास आता है, उसे कहता है मैडम सीटू मैं अपने लिए अपने रिवार्ड्स को लेकर आ गया हूँ जो कि मुझे वहाँ पर रूकी किंग बनने पर मिले थे। सीटू से कहती है तुम वेपन पवेलियन से अपने लिए कौन सा वेपन लेकर आया, तो जाओ अपने हेलमेट को उसके सामने करते हुए कहता है मैं वहाँ से हेलमेट लेकर आया हूँ। तो सीटू से कहती है बेवकूफ तुम ये क्या करके आए हो, तुम वहाँ से हेलमेट क्यों लेकर आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसको यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल है। जाओ उसे कहता है क्योंकि मैं बुक लाइब्रेरी में गया था, वहाँ पर जब मैं बुक्स को ढूंढ रहा था मुझे एक बहुत ही स्पेशल बुक मिली जिसके अंदर एक टॉप लेवल का स्किल था जो कि फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से था, वो सिर्फ और सिर्फ हेलबर्ड के साथ ही यूज किया जा सकता है, इसी वजह से फिर मैंने वेपन को चूज किया और वो हेलबर्ड थी। मास्टर तुम्हें इससे क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कूल नहीं हूँ, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। तो मास्टर सीटू चिल्लाकर उसे कहती है बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता है कि हेलबर्ड को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल आर्म्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार हो। साथ ही वो वहीं पर शांत हो जाती है। जाओ उसे कहता है मास्टर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, फिर तुम ऐसा समझ सकती हो कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन सोचना होगा क्या वो बताना ठीक रहेगा या नहीं। मास्टर भी हैरान हो जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझे क्या बताना है, यहाँ पर डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है मैं यहाँ पर शियाने जी की रियल आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें भी इस बारे में पता होगा कि शियाने जी कौन है। मिस सीटूस की बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाती है, यानी कि उसे पता है कि यंग मास्टर जी की रियल आइडेंटिटी क्या है। वो कहता है वो बहुत बड़ा कमीना इंसान है, वो तुम्हारी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करके किसी दिन फेंक देगा। साथ ही जाओ कहता है मुझे यहाँ पर गलत मत समझना, मैं उन दोनों को अलग नहीं करना चाहता, बस मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मिस सीटू से कहती है मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा
बेटी है, इसी वजह से बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते हैं। मुझे लगता है कि यंग मास्टर जी बाकी के सारे डिसाइपल से काफी ज्यादा अच्छा है और काफी पावरफुल भी है और उसकी बैकग्राउंड भी अच्छी है। शाह उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, यहाँ पर लगता है कि यंग मास्टर जी बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा डिसाइपल अगर तो डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के हाथ से मारा जाता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको किसने ऑर्डर दिया था? वो यंग मास्टर जी ने दिया था। बात सुनते ही मिस सीटू कहती है, क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि यंग मास्टर जी ने उन लोगों को ऑर्डर्स किए थे तुम्हें मारने के? मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वहाँ पर इस बीस माउंटेन के ऊपर तुम्हारा सामना टाइगर टूथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के साथ हुआ था। और जाओ से कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन करके तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वरना तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस तरह की लड़की यानी सीटू लियान की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। साथ ही हमारा शाओ सोच रहा होता है, अगर सीटू लियान शाने जी की वाइफ बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर जी के साथ स्कूल के डीन भी उसके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि ये उनकी पोती है। इसका मतलब ये है कि ये लोग लॉन्ग फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। मुझे यहाँ पर सीटू लियान और यंग मास्टर जी दोनों को तो अलग करना ही पड़ेगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओ अपने टीचर सीटू के पास बैठा होता है और उसे जाकर मास्टर जी की सच्चाई बता रहा था। वो उसे बता रहा था कि यंग मास्टर जी एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें अपनी बहन को उससे दूर रखना होगा, कहीं वो उसे धोखा ना दे दे। साथ ही हमारा शाओ सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर सीटू लियान की शादी यंग मास्टर जी के साथ हो जाती है, इसकी फैमिली पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सीटू लियान अकेडमी के डीन की पोती है। इसी वजह से रॉयल अकेडमी का साथ भी यंग मास्टर जी को मिल जाएगा। साथ ही हमारा शाओ सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर सही से याद कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक बार मैंने यहाँ पर थर्ड प्रिंस को देखा था। प्रिंस ने मुझे यहाँ पर वार्निंग भी दी थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि सीटू उसकी कंकुबाइन बनने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ पर इन दोनों के पीछे हैं, दोनों बहनों के पीछे हैं। थर्ड प्रिंस यहाँ पर इस बड़ी बहन से शादी कर लेता है, तब भी रॉयल फैमिली की मदद उसको मिल जाती है। और अगर यंग मास्टर जी यहाँ पर बड़ी बहन से शादी कर लेता है, तब भी रॉयल अकेडमी की पावर उनको मिल जाएगी। तो मिस सीटू जब देखती है कि हमारा शाओ वहाँ पर कुछ सोच रहा है और साथ उसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि वो उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है। मिस सीटू से कहती है, तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? फिर साथ ही मिस सीटू शर्माते हुए हमारे शाओ से कहती है, अब ये मत कहना कि मेरी खूबसूरती की वजह से तुम्हारी नजर ही मेरे ऊपर से हट नहीं रही। तो हमारा शाओ उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये यहाँ पर इससे किस तरह की बात कर रही है। शाओ साथ ही सोच रहा होता है, प्लीज मिस सीटू मुझे माफ करना, यहाँ पर अपनी लॉन्ग फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें थर्ड प्रिंस से शादी करने से रोकना होगा, और उसे शादी करने से रोकने के लिए मुझे यहाँ पर खुद को अपना सर कुर्बानी कर देनी पड़ेगी। शाओ आगे बढ़ता है और मिस सीटू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मिस सीटू तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम हो ही बहुत ज्यादा खूबसूरत, वजह से तो मेरी नजर तुम्हारे ऊपर से हट ही नहीं रही। मिस सीटू भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की बातें की तो फिर मैं तुम्हें डिसाइपलशिप से निकाल दूंगी, तुम मेरे डिसाइपल नहीं रहोगे। जाओ उसे कहता है, अच्छा ठीक है मास्टर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जाओ से बाय बोलने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। एक सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद हमारा जाओ अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है और कहता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया, अब मुझे यहाँ पर फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को यूज करने के लिए, इसे मास्टर करने के लिए किसी से लाइव बैटल करना पड़ेगी। जाओ कहता है, तो अब क्योंकि मैं बाजार में क्यों ना मैं जाकर उस बुढ़े आदमी से मिल लेता हूँ, वो अंधा आदमी जो कि पत्थर बेच रहा था, पर मैंने उससे पूरे 5000 गोल्ड कॉइन्स में एक पत्थर खरीदा था। जहाँ भी यहीं पर होता है कि उसे साइड के ऊपर से लैंड के चलाने की आवाज आ रही होती है, वो किसी से कह रही होती है, तुम सभी ठरकी लोग यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे छूना मत। वो कहता है, ये तो लैन है, लेकिन लैन वहाँ पर क्या कर रही है? तो उसके सामने एक यंग मास्टर होता है जिसका नाम किमवू होता है। किमवू काफी ज्यादा ठरकी जिंदा होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, ये फूल तो बहुत ज्यादा कांटों वाला है, लेकिन मुझे कांटों वाले फूल बहुत ज्यादा पसंद है। किमवू हमारी लैन से कहता है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मान भी जाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत ज्यादा मजे करेंगे, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा और साथ में तुम्हें पैसे देकर भी भेजूंगा। उसके साथ उसके दो गार्ड्स होते हैं, वो दोनों से कहते हैं, हमारा बॉस तुम्हें जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये एल्डर वू का ग्रैंडसन है, हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर खुश कर देती हो, लगता है कि एल्डर वू तुम्हारे पर ध्यान देना शुरू कर दें, जिसकी वजह से तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। कि दूसरा कार्ड उसे कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है, हमारा किम बाकी के सभी फेलो स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। लगता है कि ये हैंडसम भी है और तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है। तो वो तीनों उसके सामने खड़े होते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। लैन उनसे फाइट करने के लिए रेडी होती है और कहती है, चलो मुझसे दूर हो, वरना मैं तुम सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगी। किम मुझसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीट सकती हो? तो ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का शक है कि तुम मुझे हरा सकती हो तो फिर कोशिश करके देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे साथ तो जाना ही पड़ेगा, आज रात तुम मेरे साथ ही गुजारने वाली हो। लैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसे पाम से अटैक करती है, तो उसके सामने एक शील्ड होती है, वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही वो हमारी लैन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। साथ ही वो उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ऊपर से तुम्हारी स्मेल भी बहुत ज्यादा मदहोश करने वाली है। बेचारी और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो उसे कहता है, तो पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजे करने वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें पहले एक सबक सिखाऊंगा, उसके बाद मजे करेंगे। साथ ही उसे कहता है, चलो गार्ड जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को उठाकर वापस लेकर चलो, इसे मेरे रूम में लेकर चलो। वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और हंसते हुए उसे उठाकर पकड़ने लगते हैं। किमवू ने अभी भी लैन का एक हाथ पकड़ा होता है, जबकि उसी वक्त हमारा जाओ वहाँ पर पहुंच जाता है। जाओ किमवू के दूसरे हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़कर वहाँ पर दबाना शुरू करता है, जिससे किमवू जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओ उसके हाथ को पीछे की तरफ खींचता और कहता
कहता है मेरी लैंड के ऊपर से अपने गंदे हाथों को दूर हटाओ। उसके गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बॉस के इनके ऊपर अटैक करने की। लड़का उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने पंच में फुल पावर को रिलीज करता है, जबकि हमारे जाओ ने किम्बू के हाथों पकड़ा होता है, वो उसके हाथ को खींचते हुए आगे की तरफ काट देता है, जिसकी वजह से उस गार्ड का पंच सीधा किम्बू के मुंह पर पड़ता है। किम्बू बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड भी निकल रहा होता है। उठकर बैठ जाता है और अपने गार्ड से कहता है कहीं तुम अंधे तो नहीं होगे बेवकूफ, तुम यहाँ पर मुझे मार ही डालते। कि हमारा जाओ लैंड को उसकी कमर से पकड़ता है और कहता है लैंड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वो उसे कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार निकालता है और जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो जाओ को तलवार से अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, हमारा जाओ बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपनी 2 उंगलियों के साथ उसकी तलवार को वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है क्या लगता है कि तुम इतने थोड़े से स्किल्स के साथ मुझे यहाँ पर मार सकते हो। जाओ कहता है क्या तुम यहाँ पर एक छोटे से झगड़े के लिए मेरी जान लेने को तैयार हो गए हो। किम्बू से कहता है यहाँ तक कि मेरे डैड ने भी कभी जिंदगी में मेरे पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे पीट दिया, यहाँ पर मैं तुम्हें जिंदा रहने कैसे दे सकता हूँ। हमारा जाओ से कहता है लगता है कि तुम एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे हो, तुम्हें यहाँ पर एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे जाकर जिंदगी में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जाओ कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने मसले को यहीं पर सुलझा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकूं। लैन वहाँ पर पीछे खड़ी सोच रही होती है और साथ ही शर्मा भी रही होती है। वो सोच रही होती है काश ये हमेशा के लिए मुझे इसी तरह प्रोटेक्ट करता, लेकिन इसने मुझे जवाब दे दिया था ये मेरा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार नहीं है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी बहुत सारी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जाओ ने अपनी 2 उंगलियों के साथ उसकी तलवार को पकड़ा होता है, जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने अपनी तलवार को इतनी आसानी से गर्म कैसे कर लिया। वो फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जाओ भी जल्दी से अपनी हेलबर्ट को निकालता है, सामने की तरफ करते हुए उसके तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जाओ कहता है चलो ठीक है अब मेरी बारी है, मैंने यहाँ पर कुछ नए स्किल्स को सीखा है तो क्यों ना यहाँ पर उनको आजमा कर देखा जाए कि क्या मैंने उनको ठीक से सीखा है या नहीं। जाओ अपनी हेलबर्ट को सामने की तरफ झटका देता है, जिससे काफी सारी फोर्स निकलती है। वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हमारा जाओ यहाँ पर फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एक्ट को यूज कर रहा है, साथ ही हमारा जाओ अपनी हेलबर्ट को घुमाते हुए नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक स्लैश लगाता है, वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है तो उससे फिर से एनर्जी निकलती है। एनर्जी स्लैश के साथ ही किम्बू के पास जो तलवार होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। किम्बू वहीं पर नीचे गिर जाता है, उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे उठा लेते हैं। तो कभी यहीं पर फाइट कर रहे होते हैं, उसी वक्त साइड के ऊपर से लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। लोग दूर से उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट नहीं कर सकते। ठीक है सभी लोग कहते हैं ये लोग तो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से हैं और इनका हेड भी इनके साथ आया है, लगता है कि आप तो इस लड़के की हैर नहीं है। पनिशमेंट हॉल का हेड आगे बढ़ता है, जाकर किम्बू को सहारा देते हुए उसे खड़ा करता है। लोग कह रहे होते हैं अब ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बचेगा, जाओ जुई के ऊपर तो ये दोबारा अटैक होने वाला है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट कंपनी के जो लोग हैं ये लोग भी इसका साथ देंगे, यानी किम्बू का ही साथ देंगे। लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो हमारे जाओ जुई से कहता है क्या तुमने इस लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा है। हमारा जाओ से कहता है नहीं मैंने इसे इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा, मुझे मारने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में मैंने इसके ऊपर अटैक किया। किम्बू चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पर एक लड़की के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हुआ और तुम्हें इस बात से गुस्सा आ गया जिसकी वजह से तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो किम्बू चिल्लाकर लोगों से कहता है चलो जल्दी से इस लड़के को पकड़ लो, इसे लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जज के सामने पेश किया जाए, वहाँ पर जाकर इसको सजा दी जाएगी। हेड भी अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाओ जाकर इस लड़के को पकड़ लो। इसी वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लैन हमारे जाओ के सामने खड़े हो जाती है और कहती है किम्बू ने यहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट किया था, किम्बू यहाँ पर झूठ बोल रहा है, वो मुझे यहाँ पर टीज कर रहा था और यहाँ पर मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाला था, यहाँ पर मेरे दोस्त ने आकर मेरी जान बचाई है, तुम लोग इसे नहीं पकड़ सकते। लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड उसे कहता है क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स आपस में फाइट नहीं कर सकते, रॉयल अकेडमी का कोई भी स्टूडेंट आपस में फाइट नहीं कर सकता। इस वजह से इस लड़के ने क्योंकि किम्बू के साथ फाइट किया तो इसे यहाँ पर ये वाली सजा तो जरूर मिलेगी, इसे हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। इस लैन उसे कहती है तुम सभी लोग बहुत ही बुरे हो, तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर जाओजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड अपने साथियों से कहता है तुम सभी लोग इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर इस लड़के को बंदी बनाओ, हम इस लड़के को ले जाकर अपने एल्डर के सामने पेश करेंगे, वहाँ पर इसे सजा दी जाएगी। वो लोग जैसे आगे बढ़ने लगते हैं हमारा जाओ आगे आता है और अपनी हेलबर्ट को यूज करते हुए उनके सामने करते हुए कहता है तुम में से जो भी मेरे करीब आएगा मैं उसे मार डालूंगा। जाओ उस हेड लड़के से कहता है तुमने यहाँ पर हम दोनों को अनफेयरली ट्रीट किया है, तुम उस लड़के को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, जबकि मुझे यहाँ पर मेरी बात को सुने बिना ही मुझे मुजरिम करार दे दिया। लड़के ने भी तो मेरे साथ फायर किया तो फिर उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही। लड़का चिल्लाकर उसे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी बात को काटने की, तुम मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे कैसे कर सकते हो, मैं लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड हूँ, इसे अपने वेपन को नीचे रखो और हमारे साथ चुपचाप चलो। माना जाओ से कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को इतनी आसानी से मान लूंगा, मैं अपना वेपन नहीं रखने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे ग्रैंड मास्टर कौन है, अगर मैं यहाँ पर जाकर अपने ग्रैंड मास्टर को ये सारी बात बता देता हूँ तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, मेरे ग्रैंड मास्टर स्कूल के हेड मास्टर हैं। ये बात सुनते हुए बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे हेड मास्टर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हैं। उन सभी
लोग उसे कहती है इसका नाम जाओ जुई है, इस साल का रूकी किंग है और तुम सभी लोग इसे अच्छी तरह से जानती हो, इसने रूकी किंग का खिताब हासिल किया है। साथ ही हमारे स्कूल के जो डीन है वो इसके मास्टर है। वहाँ सुनते ही उस हेड को भी एक झटका लगता है। वो कहता है क्या वाकई में तुम्हारा नाम जाओ जुई है? वो चिल्लाकर उसे कहता है मेरे ग्रैंडफादर वो इस रॉयल अकेडमी के एक एल्डर है, उनका नाम गावू है। मैं सीटू चिंग का बचपन से ही एक दोस्त रहा हूँ, इसी वजह से मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम सीटू चिंग के डिसाइपल हो, ना कि उसके ग्रैंडपा के डिसाइपल हो, इसलिए तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। साथ ही किमो उसे कहता है तो मैं तुम्हारी सजा को यहाँ पर आसान कर देता हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने नाइफ को दंसाऊंगा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा लेकिन तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से जख्मी करूंगा, यही तुम्हारी सजा होगी। जाओ आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर पागल हो गए हो, लगता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से बुली किया होगा, इसी वजह से अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि उसी वक्त पीछे से कुछ लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें उस एल्डर गावू के बारे में पता है, वो यहाँ के एल्डर्स में से टॉप 10 में भी नहीं आते और ऊपर से उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बुरी है। लैन उनसे कहती है तुमने इन सभी लोगों की बातें सुन ली ना, सभी लोग इन सभी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बुरी है और यहाँ पर किमवू यही झूठ बोल रहा है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड लड़का होता है वो उनसे कहता है यहाँ पर बात तुम सभी लोगों के सही या गलत होने की नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने यहाँ पर ओपनली चैलेंज करके एक दूसरे से फाइट किया जो कि हमारे रॉयल अकेडमी के रूल्स के खिलाफ है, इस वजह से मुझे यहाँ पर इस लड़के को सजा देनी पड़ेगी, यानी जाओ जुई को सजा देनी पड़ेगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ मुश्किल में पड़ चुका है। लैन को बचाने के लिए एक लड़के किमवू के ऊपर अटैक करता है, जबकि वहीं पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो लड़का भी वहीं पर आ जाता है और आकर हमारे जाओ के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है। वो जाओ को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो किमवू की साइड के ऊपर है, इसी वजह से वो हमारे जाओ के ऊपर सारा इल्जाम लगा रहा होता है। हमारे जाओ से कहता है चाहे तुम यहाँ पर डीन के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, यानी कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर तुम्हारे टीचर ही क्यों ना हो, यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है, तुमने एक लड़की के साथ फाइट किया वो भी अकेडमी में लड़कों के आपस में फाइट करने पर पाबंदी है, हम तुम्हें यहाँ पर सजा तो जरूर मिलेगी। तो हमारा जाओ भी उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सजा दे सकते हो तो फिर आओ आगे बढ़कर दिखाओ। क्या मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर किमू का साथ दे रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसका साथ दे और यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड होने का नाटक कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इसका साथ दे रहे हो। ये बात सुनते ही वो बंदा भी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। दोनों पंचेस में पावर को रिलीज करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जाओ कहता है चलो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर अपने नए मूव्स को यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन के नए मूव्स को सीखा है, कुछ लेवल्स को यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे के ऊपर। जाओ यहाँ पर अपनी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन के फोर्थ एक्ट को यूज करता है, वो अपनी हेलबर्ट को सामने की तरफ करते हुए फोर्थ मूव को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो हेड लड़का भी पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी के सभी देखने वाले पौधा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड लड़का होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि किमू वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ऑफेंड किया है तो अब देखना तुम्हारा क्या होगा। तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले बता रहा हूँ तुम नहीं बचोगे। जाओ बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है यहीं पर रुको, तुम भागकर कहाँ पर जा रहे हो। जबकि किमू चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे ग्रैंडफादर इस स्कूल के एक एल्डर हैं, वजह से वो तुम्हें सजा देंगे, हो सकता है कि वो तुम्हें जान से मार डाले। तुम्हारा जाओ उसे कहता है हाँ तुमने ये बात तो वाकई में सच कही कि तुम्हारे ग्रैंडफादर इस स्कूल के एक एल्डर है, लेकिन अफसोस तुम इस स्कूल के एल्डर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और जाओ उसे ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है जिससे वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी वक्त वहाँ पर फी चैंग भी पहुंच जाता है। फी चैंग उसके बाकी के साथियों को वहाँ पर पकड़कर पीट रहा था। फी चैंग उसे कहता है तो ब्रो फाइनली तुम यहाँ पर हो। तो जाओ उसे कहता है फी चैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फी चैंग उसे कहता है कि मैं क्लाउड वन तुम्हें जगह जगह के ऊपर ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम दोनों को तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है मेरे साथ आओ, हमारे सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें जल्दी से जाना होगा। लैन पीछे से उसे रोक लेती है और कहती है जाओ रुको मेरी बात सुनो। वो उसके साथ ही खड़ी होती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। हमारा जाओ उसके साथ साइड के ऊपर आ जाता है ताकि उसकी बात सुन सके। वो उसे कहती है जाओ जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ उसे कहता है तुम्हारा वेलकम, पर मैंने यहाँ पर वही किया जो एक मर्द को करना चाहिए था। फी चैंग कहता है लगता है कि हमारा जाओ जी यहाँ पर एक प्रिटी गर्ल को बचाने के लिए आया था, लगता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर साथ ही उसे लेकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और जाकर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के उस लड़के को एक किक मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मेरे ब्रदर जाओ को चैलेंज क्यों किया। फिर साथ ही फी चैंग लैन से कहता है जाओ शुई की गर्लफ्रेंड प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे इसे लेकर जाना पड़ेगा, तुम फिर किसी दिन इससे आकर बात कर लेना। हमारी लैन वहीं पर खड़ी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। तुम्हारा जाओ उन लोगों के साथ वापस आ जाता है। वापस आने के बाद जब वो रूम में आते हैं तो जाओ शुई को
सारी बात बताई जाती है कि वो लोग क्या उसके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जाओ कहता है क्या ये इन्फॉर्मेशन वाकई में सच है कि हमें जहाँ पर दूसरी डायनेस्टी में रेबल्स के साथ फाइट करने के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर तो बहुत सारे बैंडिट्स और रेबल्स जो है इकट्ठा कर चुके हैं और उन सभी से फाइट करना पड़ेगी। ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस मिशन है। क्लाउड वन से कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस मिशन है। असल में इस तरह के मिशन के लिए आर्मी को भेजा जाता है। जाबिनमानी अकेडमी के जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को इस तरह के डेंजरस मिशन के ऊपर भेजा जाता है क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि इस बार के जो टॉप 10 की रैंकिंग में बच्चे हैं उन सभी को वहाँ पर भेजा जाएगा। और हम तीनों भी टॉप 10 की रैंकिंग में आते हैं, इसी वजह से हमें भी वहाँ पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। फी चेंग से कहता है मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, हमें वहाँ पर जाकर ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर जो बैंडिट्स और रेबल्स हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। चिंगहान डायनेस्टी के साथ मिलकर उनके सोल्जर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और उनके साथ जाकर उन बैंडिट्स को मारना है। लेकिन असल में वहाँ पर बैंडिट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो जाओ कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ 15 दिन में चिंगहान डायनेस्टी के लिए निकलना होगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन में हम लोग अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। अपने लिए कुछ आर्मर्स भी खरीदने पड़ेंगे और कुछ बेस्ट वेपन्स भी खरीदने पड़ेंगे। क्लाउड से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ पर कुछ रॉन स्टोन्स मिल जाए तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। तो ये लोग अभी यहीं पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक बार बाहर से प्रिंसेस का सीन भी दिखाते हैं। प्रिंसेस भी ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रही होती है। वो भी इसी होटल में आई होती है और जैसे वो वहाँ पर पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखकर कहते हैं तो प्रिंसेस के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में जो पहले नंबर पर लड़का है जिसका नाम मिंगजू है वो भी वहीं पर होता है और उसके साथ प्रिंस बॉरलॉग होता है। सभी इन तीनों को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं तीन पॉपुलर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक तो मिंगजू है जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में पहले नंबर पर है, फिर उसके साथ पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस बॉरलॉग है, इनके साथ हमारे 7th प्रिंसेस रूडी जी है। लेकिन यहाँ पर मिंगजू प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसेस ने वाकई में मिंगजू को अपने लिए चूज कर लिया है क्योंकि मिंगजू पिछले कई लंबे अरसे से रूडी जी के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि क्लाउड वन वहाँ पर बैठा सोच रहा होता है लगता है कि मेरी किस्मत में प्रिंसेस के साथ एक होना लिखा हुआ है, इसी वजह से प्रिंसेस यहाँ पर मुझे दोबारा मिल रही है। फी चेंग उसे कहता है बकवास बंद करो, वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। प्रिंसेस जैसी वहाँ पर रूम में देखती है कि जाओ वहाँ पर बैठा हुआ है वो उस रूम की तरफ देखना शुरू कर देती है। मिंगजू से कहता है प्रिंसेस हमें किसी दूसरे रूम में चलना चाहिए, तो यहाँ पर आम लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, किसी क्वाइट रूम में जाते हैं वहाँ पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय करते हैं। कि हमारी प्रिंसेस उसकी बात को इग्नोर करते हुए जाओ की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है जाओ जुई तुम जहाँ पर बैठे हुए हो। जाओ भी पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है प्रिंसेस तुम जहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है ये तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए हो। ये तीनों ही जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं हमारी प्रिंसेस आपका बहुत बहुत वेलकम। प्रिंसेस रूडी जाओ से कहती है अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम यहाँ पर मुझे प्रिंसेस की तरह रिगार्ड क्यों कर रहे हो जबकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ ये बात ठीक है कि कुछ दिनों से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले लेकिन हम लोग अभी भी स्कूल के फेलोज हैं। यहाँ पर मुझे अपनी सीनियर रूडी कह सकते हो या फिर सिर्फ रूडी भी कह सकते हो। फिर साथ ही प्रिंसेस से पूछती है क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ ये दो लोग जो है ये तुम्हारा पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या ये भी हमारे साथ ही बैठेंगे? प्रिंसेस जल्दी से वहीं पर चेयर के बैठ जाती है और कहती है उनको छोड़ो, वो लोग मेरे साथ नहीं है। मैं तो रास्ते में इस तरफ आ रही थी और रास्ते में वो मुझे मिल गए, वैसे मेरे साथ वो चलते हुए यहाँ पर आ गए हैं, मैं उन्हें अपने साथ भी नहीं लेकर आई, वजह से उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो मिंगसू फिर से आगे बढ़ता है, प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस क्यों ना तुम मेरे साथ क्वाइट प्लेस में चलो, यहाँ पर ये रूम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और ये रूम गंदा भी है, तुम यहाँ पर खाना खाना डिजर्व नहीं करती, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ। प्रिंसेस गुस्से के साथ से कहती है मिंगसू ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर बैठ सकती हूँ, तुम्हें सबसे क्या? यहाँ पर प्रिंस बॉरलॉग आगे बढ़ता है और प्रिंस को पंप करते हुए से कहता है प्रिंस अगर ये प्रिंसेस को ये वाला रूम पसंद है तो क्यों ना तुम प्रिंसेस को यहीं पर बैठने दो और हम सभी के बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनवा दो। तुम इन लड़कों से कहो कि ये लोग उठकर यहाँ से चले जाएं ताकि ये वाला रूम खाली हो जाए। प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वो हमारे जाओ से कहता है तुम तीनों जाओ जाकर किसी और रूम में बैठो, ये टेबल हमारा हुआ। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है, वो कहता है हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ कहता है तो फिर ठीक है ये वाला टेबल तुम्हारा हुआ। जबकि बॉरलॉग वहाँ पर सोच रहा होता है लगता है कि ये लड़का मिंगजू से डर गया है, ये बहुत ही अच्छा मौका है इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने का। मिंगजू भी हमारे जाओ से कहता है तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, लगता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो जितना तुम्हारे बारे में सभी लोग कहते हैं। तुम्हारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है, प्रिंसेस के पास जाकर उसे कहता है प्रिंसेस तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें किसी क्वाइट रूम के अंदर जाना चाहिए? तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें इस तरह के रूम में यहाँ पर सभी के सामने बैठकर खाना पीना नहीं खाना चाहिए, मेरे साथ आओ हम लोग किसी दूसरे बंद कमरे में चलते हैं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ क्यों नहीं चलो फिर चलते हैं। तो प्रिंसेस उसके साथ उठकर खड़ी हो जाती है जबकि बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, स्पेशली यहाँ पर क्लाउड वन और फी चेंग दोनों ही उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है, हमारे जाओ ने अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को जीता था, तो हमारे जाओ के लिए ऐसी छोटी सी जगह के ऊपर सारी भीड़ में बैठकर खाना खाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और प्रिंसेस के साथ एंजॉय करना हो तो फिर तो क्वाइट रूम बनता है। वार्लॉक यहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के ने नॉन डीमन अबिस में मेरी बहन प्रिंसेस पॉलिस को मार डाला था, इस लड़के से मुझे बदला लेना है, इसने अपने मंकी को यूज करते हुए मेरी बहन को मारा। यहाँ पर इसे जाने बिल्कुल
भी नहीं दे सकता। लोग चिल्लाकर हमारे जाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किसकी इंसल्ट करके जा रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तो फिर साथ ही वो मिंगजू की तारीफें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ये मिंगजू है के टॉप 10 डिसाइपल्स में से रैंकिंग नंबर 1 पर आने वाला डिसाइपल। जी बाकी के सारे डिसाइपल से बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पर इसके सामने इस तरह एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, प्रिंसेस को लेकर जा रही हो। क्या तुम्हें जरा भी इसका ख्याल नहीं है? क्या तुम इसकी रेपुटेशन को यहाँ पर रोन कर जा रही हो? इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। तो प्रिंसेस रूडी उसे कहती है, बोलो क्या तुम यहाँ पर मुझे भी कह रही हो कि मैं भी यहाँ से दफा हो जाऊँ? तो वो उसे कहता है, नहीं नहीं प्रिंसेस, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ, आपको गलती लगी है। मैं यहाँ पर सिर्फ इन तीनों हुलिगन्स को कह रहा हूँ कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, ये तीनों ही नमूने यहाँ से जाएं। इस लायक नहीं है कि ये आपके साथ बैठकर खाना खा सके। तो प्रिंसेस रूडी उसे कहती है, ये मेरे दोस्त हैं और मैं किसके साथ बैठकर खाना खाऊंगी ये मैं फैसला करूंगी, ना कि कोई और करेगा। तो प्लीज मेरे रास्ते से हटो, तुम जहाँ पर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। मिंगजू भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, आज के दिन को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। फिर साथ ही हमारे जाओ की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, मैं तुम्हें भी याद रखूंगा। वो बॉलॉक से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। बॉलॉक को वहाँ से लेकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। जाओ कहता है, चलो शुक्र है कि वो सभी लोग यहाँ से चले गए, वरना यहाँ पर फाइट हो जानी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो चुपचाप चले गए हैं। जबकि हमारा क्लाउड वन जाओ से कहता है, ब्रदर अब तुम यहाँ पर इतना भी कंजूस मत बनो। कुछ दिन पहले तुमने यहाँ पर 1 मिलियन गोल्ड्स को जीता है, तो क्यों ना हम लोग जाकर एक क्वाइट रूम को बुक करवाएं जहाँ पर कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर सभी के सामने बैठने में क्या मजा है। तो प्रिंसेस रूडियो से कहती है, मुझे इस तरह अच्छा लगता है अपने आसपास लोगों को देखकर, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर बैठ कर खाना खाएं। क्लाउड वन भी जल्दी से वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी यहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है और आसपास लोग हूँ तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो मिंगसू वहाँ से वापस आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी एटीट्यूड के साथ बात करने की? उसे क्या लगता है कि वो क्या है? ये भी टॉप 10 में एंटर हुआ है और वो मेरे सामने किस तरह आकर कर बात कर रहा था। प्रिंस बॉर्लॉक उसके साथ ही होता है। वो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, इस लड़के ने वाकई में तुम्हारे सामने तो हाथ ही कर दी है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में तो पता है कि वो लड़का इस बार नो डिमन एबिस से जीतकर बाहर निकला और इस बार उसे रूकी किंग कहा जा रहा है। उसका टाइटल रूकी किंग का है, इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया है। उसके साथ उसके जो दो दोस्त है, एक का नाम क्लाउड वन और दूसरे का नाम वी चैंग है, वो दोनों ही टॉप 10 की रैंकिंग में है। इस बार के जूनियर्स में वो दोनों टॉप 10 की रैंकिंग में मौजूद है। कुछ दिन पहले की बात है कि उसने हमारी रॉयल अकेडमी के एल्डर वू के ग्रैंडसन जिसका नाम किन वू है उसको बुरी तरह से पीटा था और साथ ही लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेड उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आया था, तो उसने उसको भी बुरी तरह से पीट दिया। तो ज़ूमिंग उसे कहता है, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। जो भी यहाँ पर प्रिंसेस रूडी के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो मेरे हाथ से मरेगा, क्योंकि प्रिंसेस रूडी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि बॉर्लॉक यहाँ पर सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बेवकूफ मेरे जाल में फंस चुका है, मैं इसको इस्तेमाल करते हुए जाओशुई को मरवा डालूंगा। बॉर्लॉक उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जाओशुई मास्टर सीटू चिंग का डिसाइपल है? मैंने एक प्लान बनाया हुआ है उस लड़के को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी सारी मदद की जरूरत पड़ेगी। उस लड़के की बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से। ज़ूमिंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है, तुम पर्सिया डायनेस्टी के प्रिंस हो, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम यहाँ पर ये बात मेरे सामने करके मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए जाओशुई को रास्ते से हटा दूं। बहुत लोग उसे कहते हैं, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो ज़ूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपने हाथ में ग्लास को भी तोड़ देता है और कहता है, तो इस लड़के को लगता है कि वो रूकी किंग बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में एक जान किंग भी बन सकता है और मुझसे आगे निकल सकता है। इसे क्या लगता है कि ये मुझसे बेहतर है, इसे एक ना एक दिन मैं जरूर बताऊंगा। प्रिंस बॉर्लॉक उसे कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने सुना है कि 15 दिन के बाद जो टीम यहाँ से जाने वाली है शीहान डायनेस्टी की तरफ, और हम लोग रोविंग बैंडेट्स को मारने के लिए जा रहे हैं। तुम उस टीम को लीड करोगे। मुझे लगता है कि अगर वो लोग वहाँ पर बैंडेट्स के हाथों मारे जाए तो फिर हम में से किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि वो बैंडेट्स के हाथों के मारे जाएंगे, लेकिन असल में ये हमारा काम होगा। ज़ूमिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, ये अच्छी बात है। फिर साथ ही वो तालीफ जाता है, कहता है, शाबाश, मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ, हमारे साथ एक और नया साथी जुड़ रहा है। तो वो किमू को वहाँ पर बुलाता है और कहता है, तुझे हमारा नया दोस्त है। तो मिंग और प्रिंसेस रूडी होटल में खाना खाने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ती हैं। वो दोनों ही रास्ते में शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। मिंग सोच रहा होता है, दोनों ही दोस्त मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि उन दोनों को लगा कि वो प्रिंसेस के साथ चलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और लोग इनको देखकर बातें बना रहे हैं, तो वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। हमारा शाओ साइड के ऊपर प्रिंसेस रूडी की तरफ देखता है, जैसे वो उसकी तरफ देखता है वो शर्माना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है, क्योंकि प्रिंसेस रूडी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। हमारा शाओ उसे कहता है, प्रिंसेस अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे और कोई काम नहीं है, क्या मैं वापस जाकर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता हूँ? प्रिंसेस उसे कहती है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें इस बात से अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ हो? शाओ उसे कहता है, प्रिंसेस ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। असल बात यह है कि तुम हमारी अकेडमी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें हमारी पूरी डायनेस्टी की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता है। तो बहुत ही
नेचुरल सी बात है कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों का स्टेटस बहुत ज्यादा अलग है। मैं तुमसे दूर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो फिर मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। प्रिंसेस भी उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बात कर रहे हो कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हो, तुम मेरे साथ क्या बुरा करोगे। फिर साथ ही उसे कहती है, तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा अच्छा था कि तुम यहाँ पर इसीलिए मुझसे दूर रहते हो कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मेरे साथ कुछ बुरा न कर दो। साथ ही प्रिंसेस उसे कहती है, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ तक इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सीरियस बात करना चाहती हूँ कि तुम हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करो। जाओ कहता है, मैं तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए क्या काम कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट के लिए काम क्यों करूंगा। वो प्रिंसेस रूडी से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े जीनियस हो, तुम वॉरियर लेवल पर होते हुए एक टॉप लेवल के जनरल को आसानी से हरा सकते हो, मतलब यह है कि तुम आर्मी के बहुत ही अच्छे सोल्जर बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी तो हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली जनरल बना दिया जाए या फिर कमांडर या फिर कैप्टन बनाया जाए या फिर मेजर बना दिया जाए, तुम जैसा चाहो वैसे तुम्हें वहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट को तुम्हारे जैसे टैलेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, गवर्नमेंट के लिए काम करना बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा संभल जाएगा क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर यानी कि ससुर जी वो सभी लोग आर्मी में हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड है और बहुत ही जल्दी मैं एक डीमन में चेंज हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आर्मी में रहकर मैं आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए आर्मी में जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसेस रूडी उसे कहती है, तो अफसोस की बात है कि तुम मेरी ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट करने वाले हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने कभी भी आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा, मेरा इस बारे में कोई भी इरादा नहीं है और अगर कभी ज्वाइन करना भी हुआ तो पहले मुझे अपने दादाजी से इस बारे में बात करना होगी, अगर मेरे ग्रैंडपा कहें तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। वो उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ग्रैंडपा लॉन्ग और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि तुम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, तुम फिर आर्मी को ज्वाइन करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे। फिर साथ ही जाओ उसे कहता है, योर हाइनेस क्या आपको मेरी वाइफ मून के बारे में कुछ पता चला। वो उसे कहती है, हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, मुझे तो लगता है कि अभी तक वो शूरा डायनेस्टी में पहुंच चुकी होगी। वो कहता है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उसे कहती है, हमारी डायनेस्टी के बहुत सारे स्किलफुल मास्टर्स हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे, वो सभी लोग उनके पीछे थे, वो शूरा के लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनका पीछा करते करते जब वो लोग सफीर लाइट डायनेस्टी में पहुंचे तो सफीर लाइट डायनेस्टी के लोगों ने हमारे लोगों की मदद करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शूरा क्लैन के लोग बचकर निकल गए और वो लोग अपनी शूरा डायनेस्टी में वापस पहुंच गए। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, अगर यहाँ पर हम लोग मून की आइडेंटिटी को देखें, वो शूरा क्लैन के एक मेंबर है, तो ये बात तो ठीक है कि वो लोग शूरा क्लैन के लोग उसको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो उसे पहुंचता मानते हैं, इसी वजह से वो उसे उठाकर अपने पास वापस लेकर गए हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मून बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे पास जो न्यूज आई है उसके मुताबिक उन लोगों ने मून को किसी और मकसद के लिए किडनैप किया है, वो लोग यहाँ पर कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, इस वजह से वो मून को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जाओ उसे कहता है, प्रिंसेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाके प्रिंसेस जाओ की तरफ देखकर सोच रही होती है, लगता है कि ये लड़का अपनी वाइफ को लेकर काफी ज्यादा उदास है। तो वहाँ से वापस आने के बाद हमारा जाओ अपने रूम में आकर कल्टीवेट करता है, तो यहाँ पर 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 15 दिन पूरे होने के बाद हमारा जाओ यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और कहता है, यहाँ पर एक लो जनरल लेवल के ब्लैक डीमन लिपर्ड का ब्लड पिया था, उसके डीमन ब्लड लिपर्ड का ब्लड पीने के बाद उसको कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं एक हायर कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर लूंगा, यानी कि ब्लड के साथ मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिबल महसूस कर रहा हूँ। लगता है जैसे मेरी बॉडी यहाँ पर फटने वाली है। तो साथ ही उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से बड़ा सा ब्लैक टाइगर निकल रहा है। वो टाइगर उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्ट कर रहा है। तो हमारा जाओ यहाँ पर जी डीमन फार्मूला को यूज करते हुए उसकी सोल को वहाँ पर अपनी बॉडी में रिफाइन करता है और उसकी पावर को अपनी पावर बना लेता है। जाओ कहता है, इंसानों और डीमंस में बहुत सारा फर्क होता है, मैं यहाँ पर डीमन के जनरल लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा और इंसान के वॉरियर लेवल तक पहुंच सकता हूँ। जाओ कहता है, मुझे अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर इसको रेजिस्ट करना होगा क्योंकि मुझे भी अपनी अंकल की लेग्स को क्योर करना है, मून को वापस लेकर आना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। साथ ही वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है जिसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी के साथ ही आसमान के ऊपर से लाइटनिंग गिरना स्टार्ट होती है। इसी आसमान के ऊपर से लाइटनिंग गिरती है। उसका डीमन मंकी और उसका डीमन हॉर्स जो के बाहर ही खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये बोस यहाँ पर कर क्या रहा है कि बोस यहाँ पर अपने डीमन लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से उसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने वाले हैं। यहीं पर हमारे डिप्टी डीन को भी दिखाते हैं। डिप्टी डीन अपने रूम में खड़े सब कुछ देख रही होती है और कहते हैं, ये क्या दोबारा से यहाँ पर लाइटनिंग क्यों गिर रही है? ये लाइटनिंग तो सीटू चिंग के डिसाइपल के रूम की तरफ से आ रही है। पिछली बार भी उसके घर के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी और उसका घर बर्बाद हो गया था। तो चलकर देख कर आती है। वो जल्दी से जाम करते हुए बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर पहले से एल्डर गावू खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, एल्डर गावू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या एल्डर गावू से कहते हैं, वाइस डिप्टी लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वाइस डीन से कहते हैं, मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस स्टूडेंट के घर के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी उसका पूरा घर बर्बाद हो गया था। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। चलो वहाँ पर चलकर देख कर आते हैं। दोनों जल्दी से भागते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारा जाओ होता है, जहाँ पर लाइटनिंग गिरी होती है। दोनों जैसी वहाँ पर लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पर बाहर हमारा मंकी खड़ा होता है। मंकी अपने साइज
उसको बड़ा करता है, उसकी बॉडी से लाइटनिंग निकल रही होती है। देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। के अंदर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारे जाओ ने अपनी डीमन कोर को डेवलप कर लिया है, क्योंकि हमारा जाओ आहिस्ता आहिस्ता एक डीमन बनता जा रहा है। इसी वजह से वो अपने डीमन कोर को डेवलप कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर लाइटनिंग गिरना बंद हो जाती है। एल्डर गाओ कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो एक डीमन मंकी किंग है और इसके साथ एक हॉर्स डीमन है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आइंस्टीन कहते हैं मुझे लगता है कि ये फायर मंकी यहाँ पर लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होगा, इसी वजह से आसमान के ऊपर से इसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई डीमन मॉन्स्टर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है। फिर साथ ही वो कहते हैं तो इसका मास्टर कहाँ पर, इसके मास्टर ने यहाँ पर लाइटनिंग के गिरने की आवाज तो सुनी होगी, वो यहीं पर आसपास होना चाहिए अपने मंकी के लिए। मैं जाओ रूम के अंदर से बाहर निकल कर आता और कहता है मैं जाओ जुई, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गाबू से कहते हैं तो तुम जाओ जुई हो, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने जाओ यहाँ पर उन दोनों एल्डर से कहता है हाँ प्लीज मुझे माफ करना, अचानक से मेरा 6 ईयर्स यानी कि ये मेरा मंकी जो कि एक डीमन मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा था, तो ब्रेक थ्रू की वजह से इसके ऊपर लाइटनिंग गिर रही थी, प्लीज मुझे माफ करना, अगली बार मैं अपने मंकी को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए किसी दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगा। एल्डर गावू क्योंकि किमू के ग्रैंडपा है, वो जाओ की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखाई देता है, लेकिन इसने किमू को आसानी से हरा दिया, जो कि इससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन वाला लड़का है। मुझे लगता है कि बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। वाइसडीन कहते हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर इस बार सब कुछ ठीक है, इस बार तुमने अपना घर नहीं तोड़ा, क्योंकि पिछली बार तो तुम्हारा पूरा घर ही टूट गया था और हमें इसे रिपेयर करवाना पड़ा था। अगली बार ध्यान रखना, अपने मंकी को किसी दूसरी जगह पर ले जाना जब ये ब्रेक थ्रू करने वाला हो। क्या एल्डर गांव से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा तो हमें भी इस बात से कोई मसला नहीं है, और वो भी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि मंकी हमारे जाओ से कहता है मुझे लगता है कि एल्डर गांव तुम्हें मारना चाहते हैं। उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने इसीलिए यहाँ पर तैयारी मुकम्मल की हुई है। उसने अपने हाथ पीछे किया होता है और अपनी डीमन कोर को अपने हाथ में पकड़ा होता है। जाओ कहता है एल्डर यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करता तो मैं इसे यहीं पर मार देता। तो जाओ अपने हाथ में अपनी डीमन कोर को पकड़ता और कहता है मैंने यहाँ पर अपनी डीमन कोर को डेवलप कर लिया और इसके साथ में अपनी इननेट जान फायर को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरी डीमन कोर के 9 कलर्स क्यों हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर जितने कलर्स हैं वो सारे कलर, हर एक कलर एक अलग किस्म की एनर्जी को दर्शाता है। हो सकता है कि ये सब कुछ इस वजह से हो क्योंकि मैंने बहुत सारे डीमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से मेरी डीमन कोर के अंदर बहुत सारी एनर्जीज और बहुत सारी पावर्स हैं। तो मंकी से कहता है जाओ जुई तुम्हें तो बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम यहाँ पर एक डीमन नहीं बन गए प्रमोशन के दौरान, वरना तुम डीमन बन जाते तो तुम्हें इस अकेडमी से निकाल दिया जाता। तुम्हारा जाओ से कहता है हाँ चलो ठीक है, अब जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि मुझे फिलहाल नहीं पता कि कब मैं एक डीमन में चेंज हो जाऊँ, क्योंकि मैं इसके लिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। फिर साथ ही वो अपने हॉर्स के सर पे हाथ रखता है और कहता है मैंने तुम्हें तो नोटिस ही नहीं किया, तुम तो काफी बड़े हो गए हो सकता है कि मैं कल की मुहिम में तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि कल हमें फाइट करने के लिए जाना है, तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। तो वो घोड़ा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। तो अगले दिन ये सभी लोग एक्सपीडिशन के ऊपर निकलने वाले हैं। तो इनका लीडर जाओमिंग होगा। जाओमिंग अपने बड़े से वुल्फ के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ वो सारे लड़के होते हैं जो कि इस बार इस एक्सपीडिशन में जाने वाले हैं। तो जाओमिंग अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे आ जाओ और हम सभी लोगों को तेज तेज आगे बढ़ना होगा। हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में हमें चिंगहार डायनेस्टी में पहुंचना है ताकि हम लोग वहाँ पर पहुंचकर बैंडिट से निमटने में उनकी मदद कर सकें। साथ ही पीछे हमारे जाओ की तरफ भी देख रहा होता है। जाओ अपने ब्लैकी के ऊपर बैठा होता है। क्लाउड वन हमारे जाओ से कहता है ब्रदर जहाँ की सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब लगती है। टोटल हमारे पास 80 लोग वहाँ पर जाने वाले और 40-40 के ग्रुप में 2 में तकसीम किया गया है और हमारे ग्रुप को लीड करने वाला जूमिंग है और तुम्हें बताना कि हमारा उसके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। तो फी चेंग उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं एक मीडियम लेवल का टॉप जनरल बन चुका हूँ। किसी ने भी यहाँ पर हमें ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा, किसी को भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करने दूंगा। तो शाओ भी उन लोगों से कहता है मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी यहाँ पर ऐसी बिना किसी वजह के हमारे पर अटैक कर सकता है, पर जितने लोग हैं उन सभी में से जूमिंग के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें अटैक करके हमें हरा सकता है। तो फी चेंग हमारे शाओ से कहता है ब्रदर तुम्हारा ये घोड़ा ये ब्लैकी ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। ऐसे तो हम लोग अपने माउंट को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते, किसी भी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर नहीं जा सकते जो कि बाहर का हो, और उसी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर इस सफर पर जा सकते हैं जो कि स्कूल की तरफ से अलाउ किया गया हो। उन लोगों से कहता है ये वही घोड़ा है जो कि मेरे पीछे पीछे जंगल से यहाँ पर आया है, नो डिमोनिक बीस्ट से ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। एक बार हम लोग इस एक्सपीडिशन से वापस आ जाएं उसके बाद मैं तुम दोनों के लिए भी अपना अपना एक माउंट लेकर आऊंगा, यानी तुम्हें भी कोई डिमोनिक बीस्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर तुम भी सफर कर सकोगे। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहीं पर किमू को भी दिखाते हैं। किमू इन लोगों की तरफ देखता और कहता है ये लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन मरने से पहले देखो ये किस तरह की पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो कहता है इस तरह की घोड़े के ऊपर सफर नहीं करना चाहिए, हालांकि ये एक लो लेवल का डीमन हॉर्स है लेकिन फिर भी स्कूल की तरफ से अलाउ किए गए घोड़े के ऊपर ही आना चाहिए था, ये तो बहुत ही बुरी बात है। यहीं पर वो एक बैकग्राउंड सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर रात के वक्त हमारा जाओ अपने घोड़े को एस्टेबल में बांध कर आता है और उसे कहता है ब्लैकी प्लीज तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मेरे पास तुम्हें रखने के लिए जगह नहीं है, इसी वजह से आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना होगा बाकी के सारे घोड़ों के साथ ही। किमो उसे छुपकर वहाँ पर देख रहा होता है। किमो कहता है लगता है कि जाओ इसी घोड़े को कल यूज
यूज करने वाला है, तो क्यों ना यहाँ पर इसके माउंट को यहाँ पर तंग किया जाए। चलो ठीक है जाओ, तुम अपने घोड़े से जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कल तक ये जिंदा नहीं बचेगा। तो उसके बाद किमू चलता हुआ सीधा घोड़े के पास आ जाता है। वो अपने पास से कोई दवाई निकालता है और उस दवाई को उसकी घास के ऊपर डाल देता है, ताकि जब वो घोड़ा उसको खाएगा तो वो वहीं पर मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा पॉइजन होता है। कि ब्लैकी एक डीमन हॉर्स है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। किमू को उसकी घास के ऊपर वो मेडिसिन डालते हुए देख लेता है। इसके साथ ही ब्लैकी उस कार्ड के ऊपर किक मारता है, जिसकी वजह से वो सारी घास ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और किमू बेचारा भी वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। जाओ कहता है कौन है वहाँ पर, जाओ जल्दी से भागता हूँ। वहाँ पर आता है लेकिन किमू भाग जाता है। उसकी मेडिसिन वाली बोतल वहीं पर गिर जाती है। जाओ उस बोतल को उठाता है और कहता है ये क्या, लगता है कोई यहाँ पर मेरे घोड़े को पॉइजन देना चाहता था। शेर भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है बॉस मैंने देख लिया वो कौन था, वो किम्बू था जिसके साथ कल तुम्हारी फाइट हुई थी। तुम्हारे ब्लैकी को पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था। जाओ कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े को पॉइजन देने की, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके घोड़े को जाकर पॉइजन दूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है। तो किम्बू जब अपने माउंट की तरफ देखता है, उसके पास एक बड़ा सा टाइगर था। वो टाइगर मरा पड़ा होता है। वो उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे टाइगर को किसने मार दिया। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, किम्बू के माउंट को क्या हुआ, लगता है कि रात के वक्त कोई हाई लेवल का डीमन बीस्ट यहाँ पर आया होगा और उसने इसके टाइगर को मार दिया होगा। लेकिन साथ ही वो कहते हैं किसी डीमन बीस्ट ने इस तरह तो बिल्कुल भी इसे नहीं मारना था। इसकी बॉडी के अंदर तो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा धंसा हुआ है, जैसे कि किसी इंसान ने जानबूझकर इसको मारा है। लगता है कि कोई इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसकी वजह से उसने इसके माउंट को ही मार दिया है। तो मिंगजू को भी यहाँ पर पता होता है कि ये सब कुछ किसने किया है। वो शाओ की तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि इन लोगों ने सब कुछ किया होगा, क्योंकि लास्ट नाइट उन्होंने मुझे बताया था कि वो इसके ब्लैकी को पॉइजन देने के लिए गया था। कि वो बहुत सा गुस्सा हो जाता है और हमारे शाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फायरिंग टाइगर को यहाँ पर मारने की, तो अब मैं देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओ से कहता है कहीं तुम कोई पागल तो नहीं हो, तुम यहाँ पर किस बेस पर मुझसे बात कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे फायरिंग टाइगर को मारा है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो फिर तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे टाइगर को मारा है? तो किमू जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मिंगजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किमू उसकी बात नहीं सुनता। किमू फिर से हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो उसे पंच मारता है, लेकिन हमारा जाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा जाओ अपनी पाम में पावर को रिलीज करता है और कहता है जबकि तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब यह है कि मैं सेल्फ डिफेंस में तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। अपनी पाम से उसके ऊपर अटैक करता है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है और किमू उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, जबकि मिंगजू जल्दी से उसे कैच करता है और कहता है मिंगजू से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मानना चाहिए। मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ पर फाइट मत करना, फिर तुमने यहाँ पर किमू के ऊपर अटैक कैसे किया? उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर सारा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने इस पर अटैक किया, जबकि तुमने इसको देखा नहीं, इसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया है। तो लगता है कि तुमने इसको ऑर्डर्स दिए हैं मेरे खिलाफ ये सब कुछ करने के, क्योंकि तुम मेरे से गुस्सा हो, तुम्हें मुझसे नफरत है। जाओ के साथ उसके दोनों दोस्त भी आकर खड़े हो जाते हैं। जाओ कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट खा लेती है, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला है या फिर तुम अगर इसका बदला लेना चाहते हो तो फिर आ जाओ। तो मिंगजू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन यहीं पर उनके साथ जो उनका वाइस कैप्टन होता है वो कहता है तुम लोगों का हो क्या हो तो क्या हम लोग आगे बढ़े, तो यहीं पर रहकर फाइट करने वाले हैं या फिर हम लोग वहाँ पर जाकर बैंडिट्स के साथ फाइट भी करेंगे। तो वाइस कमांडर का नाम चैन क्यू होता है। चैन क्यू उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर आपस में बहस क्यों कर रहे हो, जबकि वहाँ पर वो चिन्हान डायनेस्टी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम लोग वहाँ पर पहुंचकर अपने मिशन को पूरा करें, यानी कि बैंडिट्स को मार दें। तो मिंगजू की बात सुनने के बाद वापस अपने माउंट की तरफ चला जाता है, कहता है लेकिन मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला जिसने किमू के फायरिंग टाइगर को मारा है, बस मुझे वो बंदा मिल जाए। तो 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग चिंगहान डायनेस्टी में पहुंच जाते हैं। चिंगहान डायनेस्टी में पहुंचने के बाद जब ये लोग दरवाजे के ऊपर उतरते हैं, यहाँ पर उनके सामने चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस और उसके साथ एक कमांडर खड़ा होता है। ये लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे उतरते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं हम लोग यहाँ पर रॉयल अकेडमी से आए हैं, लगता है कि आप यहाँ के मेयर वान, मुझे आपके बारे में बताया गया था। तो उसके साथ कमांडर नहीं मेयर होता है। मेयर वान उन लोगों से कहते हैं हाँ मेरा नाम मेयर वान है और मेरे साथ इस चिंगहान डायनेस्टी के प्रिंस है, इनका नाम प्रिंस वी हाई चिंग है। तो प्रिंस चिंग भी उन सभी लोगों के सामने झुकते हुए उन सभी को ग्रीट करता है, जबकि जैसी हमारे जाओ की नजर उसके ऊपर पड़ती है, जाओ कहता है ये तो वही कमीना है, लास्ट टाइम अकेडमी के टेस्ट के दौरान इस लड़के ने वहाँ पर मेरे साथ पंगा लिया था और उसके बाद वहाँ से भाग आया था, लेकिन इसने अंकल ली को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेकिन मेरे ऊपर अटैक करने की वजह से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था रॉयल अकेडमी के टेस्ट से और इसके बाद से चिंगहान डायनेस्टी के प्रिंस की प्रिंसशिप से भी हटा दिया गया था। तो प्रिंस चिंग भी जब हमारे जाओ को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर तुम यहाँ पर आ ही गए, जो तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। इसी के साथ ही प्रिंस चिंग वहाँ पर ऑर्डर देता है कि चलो जल्दी से जाओ शुई को पकड़ लो। तो मेयर वान भी उसे कहता है प्रिंस लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सभी लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, ये रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप इसको पकड़ने का क्यों कह रहे हैं?
प्रिंस चिंग कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कौन है और यहाँ पर किस मकसद के लिए आया है, मैं बस इस बंदे को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। तो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर चलो कोई तो है जो कि जाओ के खिलाफ है, और जल्दी से भागते हुए हमारे जाओ और उसके दोस्तों को वहाँ पर घेर लेते हैं, जबकि जाओ वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। क्लाउड वन उन लोगों से कहता है जो भी यहाँ पर मेरे ब्रदर जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसको मार डालूंगा। जाओ भी उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हो, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। जाओ कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इसी के साथ ही हमारा जाओ अपने माउंट के ऊपर से जंप करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। फिर वान भी जल्दी से जंप करते हुए प्रिंस चिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उसको अटैक से बचा सके, लेकिन हमारा जाओ सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेयर वान को साइड के ऊपर गिरा देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और जाकर प्रिंस चिंग को उसके गले से पकड़ लेता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है अब जरा बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या उसे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन पहले मरता है, तुम मरते हो या फिर मैं मरता हूँ। मिंग्स भी उसे कहता है जाओ इसको छोड़ो, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस है, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम प्रिंस को इस तरह पकड़ रहे हो? मेयर वान भी उसे कहते हैं प्लीज लड़के इसको छोड़ दो, ये हमारे प्रिंस है, अगर तुमने प्रिंस को हट किया तो फिर यहाँ पर तुम भी नहीं बच पाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी दोबारा तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। हमारा शाह उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर अपने स्कूल की तरफ से दी गई टास्क को पूरा करने के लिए आया हूँ, इस लड़के के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे मरवाना चाहता है, इसी वजह से इसने यहाँ पर मेरे पर अटैक करवाया है। अगर ये लड़का यहाँ पर मुझसे वादा करता है कि ये दोबारा मेरे पर अटैक नहीं करवाएगा, ना ही यहाँ पर कोई लफ्ज बोलेगा, तब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको जिंदा छोड़ने को तैयार हूँ। प्रिंस चिंग भी उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दोबारा तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसे वहीं पर फेंक देता है और वापस की तरफ मुड़ जाता है, तो उसके दोस्त से कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा किया। जबकि प्रिंस चिंग उठने के बाद फिर से अपने मेयर वान के पीछे झुक जाता है और कहता है चलो जल्दी से इस लड़के को मार डालो। वो उसे कहते हैं लेकिन अभी तो तुमने वादा किया है। वो कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस इस लड़के को अभी मार डालो, जो भी हो जाए इस लड़के को अभी मरना चाहिए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।